हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 5। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिले। सो ये जेके पीएससी लेक्चरर एजुकेशन के लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि एग्जाम आने ही वाला है। इसमें हर यूनिट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, किससे रिलेटेड? पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। तो इनसे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं या फिर दोनों ही इनकरेक्ट हैं। और थर्ड ऑप्शन की फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ओके, so Pearson's coefficient of correlation R is very useful measure of strength and direction of the relationship between two nominal values. And second statement, Pearson coefficient of correlation R always lie between 0 and 1. Okay, तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, या फिर एक सही है दूसरी गलत है, या फिर पहली सही गलत है दूसरी सही है। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, तो ये स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन मेजर करता है बट नॉट बिटवीन द टू नॉमिनल वैल्यूज या फिर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल वेरिएबल्स में आप क्या नहीं कर सकते, आप ऑर्डर वाइज नहीं लगा सकते हो, इसलिए क्या है, इसलिए ये यूजफुल नहीं है किसके लिए? स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन के लिए। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि पियर्सन आर कोफिशिएंट रिलेशन 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है हमेशा, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि 0 एंड 1 के बीच में लाई करता हो। ये फ्रॉम in many cases it lie between the -1 to +1। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है -1 से +1 तक भी लाई करती है, 0 एंड 1 पे भी। तो ऑलवेज 0 एंड 1 पे लाई करती हो, ये सही बात नहीं है, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है स्टूडेंट, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट थी, ये थी कि मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉमिनल वैल्यूज। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉमिनल वैल्यूज। दो नॉमिनल वेरिएबल्स के बीच में मेजर करने के लिए नहीं है ये। दिस इज बिकॉज नॉमिनल वेरिएबल रिप्रेजेंट कैटेगरीज और लेबल्स विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर और न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, तो जो नॉमिनल वेरिएबल है वो कैटेगरीज और लेबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इनहेरेंट ऑर्डर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज को नहीं करती। इसलिए पियर्सन में एज्यूम करा जाता है, एजम्पशन होती है कि क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करता है। ओके, सो मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल विच डज नॉट अप्लाई टू नॉमिनल डेटा। ठीक है, जो आप नॉमिनल डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि कैन बी यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। इट्स रेंज इज नॉट लिमिटेड टू 0 एंड 1, है ना। तो 0 एंड 1 तक ही इसकी रेंज लिमिटेड नहीं है, while in most almost always it almost always falls within the range in practical application. The theoretical range of Pearson's R is actually -1 to +1। okay, अगर हम theoretical range की बात करें तो -1 से +1 के बीच में, और practical application में बात करें तो 0 से 1 के बीच में। ओके, सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? सेकेंड। Next is the standard deviation of a series of repeated measurement estimate the likely size of chance error in a single measurement. Second statement, bias affect all the measurement the same way, pushing them in the same direction. तो ये भी इसी तरह से दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं। फर्स्ट इज एंड सेकंड दोनों ही फॉल्स है। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। ओके, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज जो है ऑफ अ रिपीटेड मेजरमेंट एस्टिमेट द लाइकली साइज ऑफ द चांस एरर। ओके, कि मतलब कितने एरर हो सकते हैं, क्या चांस है एरर होने के सिंगल मेजरमेंट में, उस चीज को दर्शाता है। साथ के साथ ये डिस्पर्जन को भी दर्शाता है कि कितना मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है आपका डेटा, उस चीज को भी। और बायस का मतलब क्या है कि बायस अफेक्ट ऑल द मेजरमेंट द सेम वे, पुशिंग दैम इन सेम डायरेक्शन। ओके, एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब डेटा सारे, मतलब जो भी पॉइंट से सारे चले जाते हैं, तो मतलब बायसनेस वहां पर अफेक्ट कर रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज रिपीटेड मेजरमेंट गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी और स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करती है, मेजर द डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, है ना, कि कितने स्प्रेड हैं, कितने दूर दूर हैं, तो उस चीज को दर्शाता है स्टैंडर्ड डेविएशन।
When you are taking repeated measurement of the same quantity, the standard deviation indicate how much the individual measurement vary from the mean or average value. So higher standard deviation indicates more variability among the measurement and thus a larger likely size of chance errors in a individual measurement. Okay, so ऐसे ही biasness के बारे में बताया हुआ है कि same direction में ही लेकर के जाता है, either high or low relative to the true value. Okay, so ये इसका correct option है, that is option number 1. Next question, what method should be used if researcher want to know how different level of independent variable affect the dependent variable? कि different level आपने use कर रखे हैं independent variable के. For example, आप पानी में कितना आप पौधे में कितना पानी देते हो, तो आप 50 ml देते हो, 1 लीटर देते हो या फिर 500 ml देते हो. सो बेसिकली आपने डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट लेवल ले लिए वेरिएबल के ना, तो वो अफेक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट लेवल ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड यूज हो सकता है यहाँ पे. एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मेथड, एनालिसिस टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मल्टीपल कोरिलेशन मेथड या फिर फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब एनोवा यूज होता है. ओके, बताइए आप कौन सा यूज होगा इसमें. आपको बताना है ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, फिर 1 भी हो सकता है. सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट द आंसर, देन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस नहीं होगा यहाँ पर, ना ही टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और मल्टीपल कोरिलेशन मेथड भी नहीं होगा. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मेथड का आप यूज करोगे. मतलब जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू दिख रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है और डी ट्रू है. देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस कोवेरिएट, है ना, जो कॉन्टिन्यूअस कोवेरिएट है जो आपकी स्टडी पे अफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज में रिलेशनशिप मापने में हेल्प करता है. टू वे एनालिसिस वेरिएंस जो है एनोवा, टू वे एनोवा. ओके, मेथड इज यूज्ड वेयर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट में अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, कि जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, उस चीज के लिए हेल्प करता है. फिर अगर हम मल्टीपल कोरिलेशन मेथड की बात करें तो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मापता है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मापता है कि हाई होगा, लो होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उन सब चीजों को. ओके, फिर फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो एनालाइज करता है द इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसलिए काम आता है फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इट हेल्प द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल ना, कि डिफरेंट लेवल आप लोगे तो कैसे वो अफेक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, एंड वेदर द अफेक्ट आर कंसिस्टेंट, की अफेक्ट जो कंसिस्टेंट होंगे या फिर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो ये जो होगा ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer. So student, next question, below are given two sets of statistical test of significance. So list 1 में पैरामीट्रिक टेस्ट है और लिस्ट 2 में नॉन पैरामीट्रिक काउंटरपार्ट्स है. पैरामीट्रिक टेस्ट में ये सारे टेस्ट है और नॉन पैरामीट्रिक में ये सारे टेस्ट है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, बताइए. So student, if we talk about independent t-test, तो it is related to that Man-Whitney U test से. Dependent t-test की बात करें तो that is related to Wilks-Conn t-test, और ANOVA p-test की बात करें तो क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट. ओके, और आनंद ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, ये ऑप्शन इधर से गलत है. ओके, तो हमें इन तीनों का बताना है. तो ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड सब में है. बी की बात करें तो बी इज रिलेटेड टू विल्सन टेस्ट, बी इज द फोर्थ कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन नंबर थर्ड. तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, और इसका जो होगा उसका होगा सेकेंड, मतलब पी टेस्ट का क्या होगा, क्रुस्कॉल वॉलिस एच टेस्ट. ओके, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स. सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड मैन-विटने यू टेस्ट, दीज टेस्ट आर यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट सैंपल, दो इंडिपेंडेंट सैंपल को कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है. तो मैन-विटने यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है किसका, पैरामेट्रिक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का. डिपेंडेंट टी टेस्ट एंड विल्सन टेस्ट की बात करें तो दीज टेस्ट आर यूज टू कंपेयर द टू रिलेटेड सैंपल, दो रिलेटेड सैंपल्स को दैट इज कंपेयर करने में हेल्प करता है. तो विल्सन जो है नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है पैरामेट्रिक डिपेंडेंट टेस्ट का. एनोवा पी टेस्ट एंड क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट की बात करें तो दीज टेस्ट आर यूज टू कंपेयर मोर देन टू ग्रुप्स. ओके, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है एनोवा पी टेस्ट एंड क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट, बस ये काउंटर पार्ट है किसका, एनोवा पी टेस्ट का.
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एनोवा। तो एनोवा से रिलेटेड, इट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। द एफ रेशियो इज कंप्यूटेड इन एनोवा, it is a ratio it is a ratio between group variance and within group variance. The between group variance represent the sampling error in the distribution. F ratio is named after Sir Ronald Fisher. Okay, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट, इसमें बताना में नोट करेक्ट है ना, तो नोट करेक्ट के बारे में देखिए। तो द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट सैम्पलिंग एरर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट अबाउट द एनोवा टेस्ट। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट, दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कि ग्रुप बिटवीन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पलिंग एरर को। ओके, तो ये इसके लिए इस स्टेटमेंट से रिलेटेड सही नहीं है स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं एफ रेशियो की। तो एफ रेशियो सर रोनाल्ड फिशर के द्वारा, मतलब उनके नाम पर ही एफ रेशियो का नाम पड़ा था। ओके, इस टेस्ट का नाम पड़ा था। सो एनोवा की बात करें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ 3 और मोर सैंपल, है ना, जब आपको मीन्स को कंपेयर करना है 3 या 3 से ज्यादा सैंपल के, टू अंडरस्टैंड इफ एटलीस्ट वन सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर, है ना। अब ये समझने के लिए कि जो एक सैंपल मीन है वो दूसरे जो आपने सैंपल्स लिए थे उनसे कितना डिफरेंट है, इन सब चीजों के लिए। सो एफ रेशियो इज कंप्यूटेड इन एनोवा, ठीक है, एफ रेशियो कंप्यूटेड एनोवा में टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, है ना। हमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस मापना है बिटवीन द ग्रुप्स, तो हम एनोवा का एफ रेशियो का यूज करते हैं, और इट इज अ रेशियो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस एंड द विद इन ग्रुप वेरिएंस। तो इसका मतलब क्या है, जो एनोवा है वो क्या है, ग्रुप बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस अपॉन में विद इन द ग्रुप वेरिएंस का क्या है, रेशियो है। सो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द वेरिएशन ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, कैसे, मतलब वेरिएशन जो है, वेरिएशंस कैसे हो रही है, इंटरैक्शन होने पे डिफरेंट ग्रुप्स के, आप डिफरेंट ट्रीटमेंट से, है ना, आप 2 तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो उनमें क्या वेरिएशंस आपको देखने को मिल रही है। इट इज नॉट सैम्पलिंग एरर बट रादर द सिस्टमैटिक सिग्निफिकेंस बिटवीन द ग्रुप बिटवीन बीइंग कंपेयर्ड। तो सैम्पलिंग एरर नहीं है ये क्या है, सिस्टमैटिक डिफरेंस है बिटवीन द ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड। जिन ग्रुप्स पे आप कंपेरिजन कर रहे हो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, सिस्टमैटिक डिफरेंस, उसको मापता है, ना कि सैम्पलिंग एरर को। तो एफ रेशियो हेल्प्स इन असेसिंग इफ दीज डिफरेंसेस आर सिग्निफिकेंट, और एफ रेशियो हेल्प करती है ये देखने के लिए कि क्या ये डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ओके, सो एफ रेशियो जो सर रोनाल्ड फिशर के द्वारा, मतलब उनके नाम पर ही पड़ी थी, a pioneer in the field of statistics. So F ratio is calculated as a ratio between the group variance and to the within group variance, between the group upon में within the group variance के द्वारा ये मापी जाती है इस फॉर्मूले के द्वारा। So if the F ratio is significant larger than 1, अगर F ratio 1 एक से ज्यादा होगी, 1 larger than 1 होगी, तो it suggests that between group variance is much greater than the within group variance, कि between group variance बहुत ज्यादा है किससे, विद इन ग्रुप वेरिएंस से, जिसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द ग्रुप्स। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, अच्छा यहाँ पे एजम्पशंस दी हुई है एनोवा की। सो एनोवा मतलब इसकी जो एजम्पशंस हैं, जो जिसको हम देखते हैं और फिर एनोवा टेस्ट यूज करते हैं। सो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो हमने सैंपल्स लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मेलिटी होना चाहिए, मतलब डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए, और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस होनी चाहिए, जो वेरिएंस है अमंग द ग्रुप शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए उनके बीच में जो वेरिएंस है। तो टाइप ऑफ एनोवा 1 वे एनोवा होता है और 2 वे एनोवा होता है। 1 वे जब यूज करते हैं जब हमें कंपेयर करने हैं 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप बेस्ड ऑन 1 फैक्टर। ओके, एक फैक्टर पे हम यूज करें 3 या 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को। और 2 वे एनोवा जब यूज करते हैं तब हमें क्या करना है, व्हेन कंपेयरिंग मीन्स बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स, जब हमें 2 फैक्टर्स के बेस पे कंपेयर करना है मीन को, विच अलाउज फॉर द असेसमेंट ऑफ इंटरैक्शन अफेक्ट बिटवीन द फैक्टर। ओके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरैक्शन ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटरैक्शन करते हैं बिटवीन द फैक्टर्स। ओके, सो जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट इसका, तो ऑप्शन नंबर ये सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछे तो नोट करेक्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो चेंज क्या है, कांस्टेंट है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। फिर है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस फॉर चेंज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस इट्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्या दोनों ही सही है।
सेकंड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फॉल्स हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स। फोर्थ, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर देन दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट वन एंड सेकंड। तो चेंज क्या है इन द इज द ओनली कांस्टेंट, मतलब जो हमेशा चलता ही रहता है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि आज आज जैसा था वैसा ही 50 साल बाद होगा, या फिर 1947 में जैसा था वैसा ही आज होगा। तो डिफरेंट मतलब कांस्टेंट है, हमेशा चलता ही रहता है चेंज। और उसके बाद बात करें एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस इट्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, कि कितने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेडी है इम्प्लीमेंट करने के लिए नई पॉलिसीज के बारे में या फिर चेंज लाने के लिए, तो वो उनकी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज में झलकता है ना। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिसी मेकर्स है वो चाहते ही नहीं है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आए या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो यूज हो, तो वो पॉलिसी में वो सारी चीजें क्यों लिखेंगे, तो उस चीज को दर्शाता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है आपकी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुई, सही हुई, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, तो बिल्कुल सही है, वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना। न्यू टेक्नोलॉजीज आर emerging, न्यू आइडियाज आर being developed, हाउ we live and work is constantly evolving। तो सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं, जैसे हम पहले पढ़ते थे वैसे आज हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे अंदर खुद के अंदर ही इतने सारे चेंजेस होते हैं, सोसाइटी के अंदर इतने चेंजेस है। तो चेंज जो है ओनली कांस्टेंट थिंग है, जो हमेशा चलता ही रहता है। सो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस फॉर चेंज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस इट्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, तो बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज how an education organization manages change will directly impact its policies and strategies, है ना। कैसे वो चेंज को मैनेज करें वो सारी उनकी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज में दर्शाई जाती हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर चेंज इट विल लाइकली एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इंप्लीमेंटिंग न्यू इनिशिएटिव एंड अडॉप्टिंग द टू न्यू चैलेंजेस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं चाहती कि चेंज हो, तो उसकी पॉलिसीज में भी वो सारी चीजें नहीं होंगी और उसको चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। ओके, और अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड है तो मतलब वो बहुत आसानी से उन चेंजेस के तहत में आकर के, उन चेंजेस के साथ आकर के अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। जैसे जब कोविड-19 आया तो एकदम से कितना चेंज हो गया था ना हमारी सोसाइटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जिन भी इंसानों ने या फिर जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने उस चीज को अडेप्ट करके, है ना, और नई चीजों पर आ गए थे, तो मतलब वो सक्सेसफुल हो गए थे। और जो लोग उन्हीं चीजों में बिलीव करते थे कि जो ओल्ड ट्रेडिशन मेथड्स हैं उनमें ही बिलीव करते थे, तो वो पिछड़ गए उस टाइम में। ओके, तो इसी बात को दर्शा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, कि लर्निंग आउटकम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। लर्निंग आउटकम आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ओके, कि लर्निंग आउटकम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। आप ये बोल सकते हो कि आपकी लर्निंग का क्या प्रोडक्ट, इन द सेंस कि आपने कितना अचीव कर लिया, उस चीज को दर्शाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर देन लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक इन नेचर, तो बिल्कुल ही सही बात है, स्पेसिफिक होते हैं, है ना, स्पेसिफिक होते हैं। इट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। ओके, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, आपके एरिया से, आपके फील्ड से रिलेटेड होते हैं आपके आउटकम्स। और लर्निंग आउटकम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से कंसर्न होते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग को शो करते हैं कि कितना आपने अचीव कर लिया, कितने आपने मार्क्स लाए ना। तो उससे क्या दर्शाया जाता है कि आपने कितने आउटकम्स अचीव कर लिए। क्या आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आपने वो अचीव कर लिया, वो लेवल अचीव कर लिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है स्टूडेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज लर्निंग आउटकम शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड मेजरेबल। क्लियर होते हैं, कंसाइज होते हैं और मेजरेबल होते हैं, उसको आप मेजर कर सकते हो। तो स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट कैन डू ड्यू टू द लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, उसमें हम अपने लर्निंग आउट उसमें हम लिखते हैं, या फिर बच्चे भी अपने लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं कि ये पढ़ने से उन्हें क्या चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अ लर्निंग आउटकम फॉर अ मैथ क्लास माइट बी, मैथ क्लास का लर्निंग आउटकम क्या हो सकता है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शंस वाली वर्ड प्रॉब्लम वो सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक इन नेचर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, तो बेसिकली ये भी ट्रू है, क्योंकि स्टूडेंट कैन डू आफ्टर लर्निंग समथिंग, है ना, कि अब अगर स्टूडेंट को ये सारी चीजें आ गई, इसका मतलब
वो तैयार हो गए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो तैयार हो गए। अब जो भी फ्रैक्शंस वाली वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, so they are not about the learning process such as activities or methods used to teach the content. For example, a learning outcome for a history class might be student will be able to identify the causes of American Civil War, है ना। अगर हम हिस्ट्री क्लास की बात करें तो अब उन्हें पता चल जाएगा कि क्या कोज थे जब उन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो वो समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्या डिफरेंट कॉजेज थे, कारण थे अमेरिकन सिविल वॉर होने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्यूनेस ऑफ अ परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इज। स्क्यूनेस कैसी होती है परफेक्टली दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में? 0, 1, -1 या फिर कैन नॉट बी डिफाइंड। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो स्क्यूनेस होती है वो क्या होती है? वो 0 होती है। ओके, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होता है ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों तरफ से बराबर होता है। अगर आप उसे फोल्ड कर लोगे तो वो फोल्ड भी हो जाएगा, तो मतलब वो सिमेट्रिकल होता है। तो 0 स्क्यूनेस होती है किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोकर्टिक कंपेयर टू द नॉर्मल कर्व इट हैज। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन लैप्टोकर्टिक है, मतलब लैप्टोकर्टिक मतलब 3 आप देखोगे कुर्तोसिस होते हैं। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। सो कंपेयर टू द नॉर्मल कर्व इट हैज, अगर लैप्टोकर्टिक है तो मतलब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के कंपैरिजन में, तो इसमें क्या होगा? हायर पीक एंड थिनर टेल्स, लोअर पीक एंड थिकर टेल्स, लोअर पीक एंड थिनर टेल्स, हायर पीक एंड थिकर टेल्स। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट लैप्टोकर्टिक, तो लैप्टोकर्टिक जो होगा वो हायर पीक होगी उसमें, मतलब वो कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। और उसकी जो टेल्स होंगी वो थोड़ी थिनर होंगी। ओके, सो मतलब क्या है लैप्टोकर्टिक में? हायर पीक और थिनर टेल्स। और एनपीसी का भी मैंने बताया था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, तो उसका जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। बट लैप्टोकर्टिक का मतलब वो बहुत ऊंचा हो रखा होता है, मतलब उसकी जो पीक होती है वो बहुत हायर होती है। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 3 तरह की कुर्तोसिस हो सकती है, लैप्टोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक और मीजोकर्टिक। तो लैप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव एक्सेस कुर्तोसिस इज कॉल्ड लैप्टोकर्टिक, है ना। पॉजिटिव एक्सेस मतलब बहुत ऊंचा होता है, हायर पीक होती है, तो ये क्या है? ये लैप्टोकर्टिक है। प्लैटिकर्टिक की बात करें जिसको नेगेटिव एक्सेस कुर्तोसिस होता है इसमें, तो वो प्लैटिकर्टिक होती है। इन टर्म्स ऑफ शेप प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आर थिनर टेल्स, है ना, इसकी जो टेल्स होती है वो थिनर होती है। ओके, सो फ्यूअर वैल्यूज इन द टेल्स एंड फ्यूअर वैल्यूज क्लोज टू द मेन। Okay, that is the curve has a flat peak and has more dispersed cones with higher tails, lighter tails. Okay, so बात करें तो लैप्टिकर्टिक कैसा होता है? लैप्टिकर्टिक इज लाइक दिस, ठीक है। वो बहुत मतलब उसकी जो टेल्स होती हैं वो थिनर होती है और वो बहुत नीचा होता है, तो मतलब नेगेटिव एक्सेस बहुत ज्यादा होता है इसका। मीजोकर्टिक की बात करें तो मीजोकर्टिक इज लाइक, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू मेक दिस, ऐसे होता है वो। ओके, सो मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, बहुत बड़ा फैला हुआ होता है, तो हैविंग अ कर्टोसिस ऑफ 0। सो although the distribution does not have exactly 0 in order for it be classified as mesocartic, मतलब थोड़ा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जैसा होता है, बट फिर भी इसकी जो दैट इज आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 नहीं होता है एग्जैक्टली। ओके, तो ये 3 टाइप के कुर्तोसिस होते हैं किसमें? अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करके देखें तो। okay, next question, the regression coefficient is independent of the change of, तो regression coefficient is independent of the change of, किससे independent है? scale only, origin only, both origin and scale, neither origin nor scale। बताइए correct answer। So student, if we talk about answer then option number B is the correct, that is origin only से ही क्या होता है? independent होता है, ना कि scale only से। okay, तो B option is the correct। next question, the significance of correlation coefficient is usually tested by, तो significance of correlation coefficient किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? chi square टेस्ट, t टेस्ट, f टेस्ट या फिर z टेस्ट? बताइए करेक्ट आंसर। So student, if we talk about answer then option number B will be the correct. Significance of correlation of coefficient is usually tested by the t test, not by chi-square test, f test या फिर z test। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो t test जो होता है वो डिटरमाइन करता है coefficient, correlation coefficient is significant meaning it's unlikely to have occurred by chances. Okay, so it compare the observed correlation coefficient to the expected value of 0
अंडर द नल हाइपोथेसिस की नो कोरिलेशन को बेसिकली दर्शाता है। काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो ये कंपेयर करता है फ्रीक्वेंसीज को कैटेगोरिकल डेटा में, ओके, ना कि टेस्ट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। एफ टेस्ट की बात करें तो कंपेयर करता है वेरिएंसेस ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स को, और जी टेस्ट की बात करें तो समटाइम यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस इन मीन्स। ओके, सो द जो आंसर होगा स्टूडेंट इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वायलेट assumption ऑफ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। तो कौन सा जो कंडीशन है वो वायलेट कर रहा है किसको, assumptions को, किसकी, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की। बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर रिलेशनशिप, होमोसिडेसिटी, सिडेसिटी, या फिर प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। बताइए करेक्ट आंसर। So student, if we talk about the answer, then option number D will be the correct, presence of outliers। presence of outliers क्यों, क्योंकि जो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन होता है वो मापता है लीनियर रिलेशनशिप को, है ना, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, और अगर प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स होंगे तो इससे स्क्यूनेस आ सकती है। तो ये चीज जो है वो वॉयलेट कर रही है किसकी असम्पशन को, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की असम्पशन को। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 14, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज मोर appropriate when। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कब अप्रोप्रिएट ज्यादा होती है, when data is normally distributed, relationship is linear, data is ordinal, not meeting parametric assumption, data is interval and ratio। बताइए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कब ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। So student, if we talk about answer, then option number C will be the correct, data is ordinal and not meeting the parametric assumption। मतलब वो नॉन पैरामेट्रिक होगा, जब आप क्या यूज कर सकते हो तब अप्रोप्रिएट होगा क्या, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन। तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कब यूज होता है, ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट, ग्रुप्स आर कोरिलेटेड एंड मैच्ड, वेरिएंसेस आर अनइक्वल, मोर देन टू ग्रुप्स आर कंपेयर्ड। बताइए करेक्ट आंसर कि जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होता है कब यूज करा जाता है, बताइए। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, तो जब ग्रुप्स को रिलेटेड होते हैं या फिर मैच्ड होते हैं एक दूसरे से, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैलकुलेटेड टी वैल्यू is greater than the table value at alpha that is equal to 0.05, it implies। तो ये इसका मतलब क्या है, null hypothesis accepted, null hypothesis rejected, test is inconclusive, या फिर टाइप 1 एरर इज सर्टेन। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर जब टी वैल्यू ज्यादा होगी टेबल वैल्यू से। सो स्टूडेंट, अगर टी वैल्यू ज्यादा होगी टेबल वैल्यू से तो मतलब एट 0.05, तो इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाएगी, मतलब इज रिजेक्टेड। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। सो व्हाट डज हाइपोथेसिस टेस्टिंग डू, वी सेट अप नल हाइपोथेसिस एट 0 यूजुअली मींस नो डिफरेंस एंड नो इफेक्ट। हम सेट क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, फिर हम उसे टेस्ट करते हैं अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि क्या सच में कोई डिफरेंस हो भी सकता है या नहीं हो सकता, मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इफेक्ट। सो व्हेन वी यूज टी टेस्ट एंड कंपेयर द कैलकुलेटेड टी वैल्यू विद द टेबल क्रिटिकल टी वैल्यू एट चूजन सिग्निफिकेंस लेवल दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0.05 पे, अगर हम जब करते हैं इसको देखते हैं टेबल वैल्यू को, तो जो डिसीजन रूल होते हैं, इफ कैलकुलेटेड टी जो है वो स्मॉलर आ रहा है टेबल टी से, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं H0 को, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब कैलकुलेटेड टी ज्यादा होता है किससे, टेबल टी से, तो मतलब हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, और यही क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0.05, मतलब सिग्निफिकेंस 0.05 पे अगर टी वैल्यू ज्यादा होगा टेबल वैल्यू से, तो मतलब क्या होगा, द रिजल्ट इज स्टेटिस्टिकली डिफरेंट एट द 5% लेवल। ओके, मतलब 5% लेवल पे जो रिजल्ट है वो क्या है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, H0 को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफ रेशियो इज इन अनोवा इज डिफाइंड एज। एफ रेशियो इन अनोवा कैसे डिफाइन होता है, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स अपॉन वेरिएंस विद इन ग्रुप्स, वेरिएंस विद इन ग्रुप्स अपॉन वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स, मीन्स ऑफ वेरिएंस अपॉन दैट इज ग्रैंड मीन, या फिर रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो एनोवा, जो एफ रेशियो एनोवा में कैसे डिफाइन होता है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस अपॉन में वेरिएंस विद इन ग्रुप्स। ओके, तो मतलब वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स ऊपर और नीचे आएगा वेरिएंस विद इन ग्रुप्स। ओके, मतलब रेशियो होता है इन दोनों का। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू चेक वेदर द डिफरेंस ऑफ मीन और टू ग्रुप्स इज सिग्निफिकेंट, दो या दो से ज्यादा
जो मीन है, ग्रुप मतलब डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो ये जो आप बोल सकते हो एफ रेशियो जो है वो क्या है, रेशियो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस एंड विद इन ग्रुप वेरिएंस। ओके, जिसको एम एस बी अपॉन में एम एस डब्ल्यू आप बोलोगे। ओके, तो इससे डिनोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन विटने यू टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट टू। तो मैन विटने यू टेस्ट किसके इक्वल होता है? पेयर टी टेस्ट के, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के, वन वे एनोवा के, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट के? बताइए किसके होगा? सो स्टूडेंट, अगर बात करें मैन विटने यू टेस्ट की, तो मैन विटने यू टेस्ट इज इक्वल टू द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इन द नॉन पैरामीट्रिक। ओके, तो दैट इज द पैरामीट्रिक, सॉरी, ओके, पैरामीट्रिक। और ये जो मैन विटने यू टेस्ट है ये क्या है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन अननोन। जब हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता है और सैंपल साइज क्या है, स्मॉल है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट? बताइए। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट सैंपल साइज अगर स्मॉल है और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अजम्पशन ऑफ एनोवा इंक्लूड। तो अजम्पशन कौन सी है एनोवा की? होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, नॉर्मेलिटी है, इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए करेक्ट आंसर। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की क्या अजम्पशन है? सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, है ना, कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस भी होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है, इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग भी होता है। तो क्या है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और अगर हम देखिए इनके अजम्पशन, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होती है, इक्वल वेरिएंस मतलब वेरिएंस विद इन ईच ग्रुप शुड बी रफली इक्वल, इक्वल होने चाहिए। नॉर्मल, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब आपका जो कर्व होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग की बात करें तो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, जो सैम्पल्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नो ओवरलैप, नो रिपीटेड मेजर्स अनलेस यूजिंग स्पेशल एनोवा टाइप्स। अगर हम दूसरा कोई करें तो फिर कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वे एनोवा अलाउज टेस्टिंग फॉर। तो टू वे एनोवा जो है वो किस चीज के लिए अलाउ करता है टेस्टिंग को? मतलब टेस्टिंग किसकी होती है? ओनली मेन इफेक्ट, ओनली इंटरेक्शन इफेक्ट, बोथ मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट, ओनली रिग्रेशन स्लोप? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, टू वे एनोवा टेस्ट में हम टेस्ट करते हैं दोनों ही चीज़ों को, मतलब बोथ मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट को। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो टू वे एनोवा क्या है? एक तो वन वे एनोवा होता है, एक टू वे एनोवा होता है। वन वे मतलब कंपेयर मीन्स अक्रॉस ग्रुप बेस्ड ऑन वन फैक्टर। जब हम वन फैक्टर पे देख रहे हैं, जैसे टीचिंग मेथड पे ही सिर्फ, तो हम क्या यूज करेंगे? वन वे। अगर हम दो को कर रहे हैं कंपेयर, मतलब कंपेयर मीन्स बेस्ड ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे, जैसे टीचिंग मेथड और जेंडर पे, तो हम टू वे एनोवा लगाएंगे। वी कैन टेस्ट, हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए, मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर बी, और इंटरेक्शन को भी देखते हैं, मतलब इफेक्ट ए और बी का क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो दोनों चीजों को ही देखा जाता है किसमें? टू वे एनोवा टेस्ट में। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन टेक वैल्यू बिटवीन। तो क्या वैल्यू हो सकती है? -1 से +1, 0 से +1, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -0.5 से +0.5? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर, तो जो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यूज है वो -1 से +1 होती हैं। तो मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ओके, कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मापता है दो वेरिएबल के बीच में। सो R+1 मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, परफेक्ट। -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 मतलब नो लीनियर कोरिलेशन। तो जो R की वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। नेक्स्ट इज which test is most used powerful when assumptions of normality and homogeneity hold। तो कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब जब यूज हो सकता है जब हम नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी दोनों ही होंगे? काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटने यू टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट, या फिर क्रुस्क वॉलिस टेस्ट? बताइए। सो स्टूडेंट, जब अजम्पशंस होल्ड होती है नॉर्मेलिटी की और होमोजेनिटी की, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। और मैन विटने यू टेस्ट, क्रुस्कल वॉलिस और काई स्क्वायर टेस्ट, ये तीनों ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिग्रेशन एनालिसिस एरर टर्म इज अज्यूम टू हैव। रिग्रेशन एनालिसिस में एरर टर्म जो है वो उसमें क्या होता है, एरर क्यों होता है? मीन, जीरो एंड कांस्टेंट वेरिएंस, पॉजिटिव मीन, नेगेटिव स्क्यूनेस, या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओनली? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
So student, if we talk about answer, the error term is assumed to have mean zero and constant variance. Okay, तो regression analysis में mean zero होगा और constant variance होंगे. इसकी explanation देख लेते हैं. So what is error term in regression? तो regression analysis में that error term residuals represent the difference between the observed value and the predicted value. कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या है और प्रिडिक्टेड वैल्यू आपने क्या सोची थी, उनमें डिफरेंसेस को क्या करता है, एरर टर्म रिप्रेजेंट करता है. सो फॉर रिग्रेशन assumption to hold we make some standard assumption about the error term. तो की assumptions क्या है एरर की? तो सबसे पहले मीन जीरो होता है, एरर शुड एवरेज आउट टू जीरो. ओके, जीरो होना चाहिए, मतलब मीन जीरो होना चाहिए. फिर कांस्टेंट वेरिएंस मतलब होमोसिडेसिटी होनी चाहिए, मतलब कि द स्प्रेड ऑफ एरर्स शुड बी द सेम फॉर ऑल लेवल्स ऑफ द प्रेडिक्टर्स वेरिएबल. ओके, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए और साथ के साथ नॉर्मेलिटी होनी चाहिए फॉर इन्फरेंसेस. ओके, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दी हुई है. द ईगो आइडल इंक्लूड द रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर गुड बिहेवियर. Concise include information about things that are viewed as bad by parents and society. तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इन दोनों स्टेटमेंट की. दोनों ही ट्रू हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फॉल्स हैं. फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. बताइए. जो ईगो आइडल है वो इंक्लूड करता है रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉर गुड बिहेवियर, और जो कॉन्साइंस है हमारी कंसाइंस है, ओके, तो ये इंक्लूड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स दैट आर व्यूड एज बैड बाय पेरेंट्स. मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आपके पेरेंट्स के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा बैड मानी जाती है, मतलब गलत मानी जाती है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज ईगो आइडल इज अ पार्ट ऑफ सुपर ईगो. तो ईगो आइडल पार्ट है सुपर ईगो का, वन ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी इन सिगमंड फ्राइड स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ साइकी. तो द सुपर ईगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोरालिटी एंड कॉन्साइंस. तो मोरालिटी और कॉन्साइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है ड्यू टू चाइल्ड्स आइडेंटिफिकेशन विद देयर पेरेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट केयर गिवर. ओके, दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो कॉन्साइंस इज अ पार्ट ऑफ सुपर ईगो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पर्सन फील गिल्टी व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग. ओके, तो कंसाइंस क्या है? एक पार्ट है सुपर ईगो की जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्सन को गिल्टी करने में जब उन्होंने कुछ गलत किया हो. ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. The ego idol include the rules and standard of for behavior, and the concise include information about things that are viewed as bad by parents and society. Okay, next question is the Gagne 1968 जो थ्योरी इन्होंने दी थी gave a sequence for cumulative learning for following learning types. तो जो cumulative learning दी थी वो कैसे होती है, क्या learning types है, मतलब आपको उसको एक ऑर्डर में लगाना है. concept, multiple discrimination, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रूल्स और सिग्नल. बताइए पहले कौन सी होती है, फिर दूसरे, फिर तीसरी, ऐसे आपको अरेंज करनी है ये एक ऑर्डर में. सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सिग्नल लर्निंग करते हैं. मतलब कुछ चीज़ों को देख करके, पहले हम देख करके, जैसे आपको बताया जाए कि कैट क्या है तो आप बच्चों को दिखाते हो ना कि कैट है, तो आप दिखाते हो, सिग्नल लर्निंग करते हो. फिर आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स करते हो, मतलब बिहेवियरिज्म उनके अंदर डालते हो, है ना, कि अगर आपने कुछ गर्म चीज़ टच कर ली तो आप पहले बच्चे को नहीं पता होता गर्म ठंडा क्या होता है, बट जब उसको आप दिखा देते हो, जब उसको बता देते हो, तो वो उस चीज़ को नहीं वो करता है, यूज़ करता है. तो फर्स्ट क्या है? ई, और सेकंड क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, है ना. ई और सी, ई और सी किस में है स्टूडेंट? एक ही ऑप्शन में है ना, तो यही करेक्ट होगा, ई एंड सी. फिर बी आ जाएगा, दैट इज अ मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन. ओके, फिर ए आ जाएगा, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, एंड द लास्ट वन इज द रूल्स. ओके, सो इसकी जो 8 लेवल्स हैं, 8 लेवल्स है गैगने की थ्योरी के. तो सबसे पहले सिग्नल लर्निंग होता है, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर चेनिंग करते हो, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द हाईएस्ट लेवल. तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है, या फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये आ सकते हैं कि आपको अरेंज करने हैं ये, है ना. सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्चेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन. कि किससे आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हो, मतलब होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर हर इंसान के लिए वो सेम है, जनरलाइज किस पे कर सकते हो. तो कौन सी जो रिसर्च है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर टर्म्स में, कि सबसे पहले कौन है, फिर दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, फोर्थ कौन है, तो उस ऑर्डर में आपको लगाना है. ओके, एथनोग्राफिक रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और केस स्टडी. बताइए.
सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर तो देखेंगे बाद में। पहले जो जनरलाइज बहुत कम एरिया में होती है तो वो होती है एक्शन रिसर्च, क्योंकि वो आप सिर्फ एक छोटी सी थोड़े से ही लोगों के ऊपर करते हो या फिर खुद के ऊपर ही अप्लाई करके देखते हो, वो हर किसी इंसान पर इक्वली अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि आप इसको बिल्कुल स्मॉल एरिया में इसकी रिसर्च करते हो। ओके, तो एक्शन रिसर्च वैसे भी प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है, जैसे टीचर्स के द्वारा या फिर जो बिजनेस में देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ के लिए डे टू डे सॉल्यूशंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए करी जाती है। तो डी आएगा सबसे पहले और डी है ऑप्शन नंबर सी में ही होगा। ओके, तो डी, फिर उसके बाद आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी रिसर्च क्यों जनरलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि आप केस स्टडी आप बहुत लोगों पर नहीं कर सकते, आप सिर्फ 2 या 3 लोगों पर या फिर 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन पर कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें डीपली एनालाइज करना होता है। ओके, फिर एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही ट्राइबल ग्रुप पे या फिर एक ही कल्चर वाले लोगों पर वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, जैसे पंजाब, आपको पंजाब के कल्चर के बारे में जानना है, उन लोगों के पास रहना है, तो आप एथनोग्राफिक स्टडी करते हो, फिर एथनोग्राफिक रिसर्च करते हो। ओके, फिर आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पर वो सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज द बी, दैट इज अ सर्वे रिसर्च, जो कि अप्लाई हो सकती है ऑन द होल पॉपुलेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दैट इज अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि कौन सा पहले आया था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे है ना। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, NCFTE, NPE रिव्यू कमेटी, फिर नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, फिर करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। तो कौन सा पहले आया था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर देन, अगर हम एनसीटी की बात करें, एनसीटी फर्स्ट की, तो ये 1985 में, आप बोल सकते हो 1985 में आया था। तो ए ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन इज इन द सेकंड ऑप्शन, है ना। तो ए, फिर क्या जाएगा, सी दैट इज NPE रिव्यू कमेटी, फिर उसके बाद आएगा डी दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमेटी, फिर आएगा ई दैट इज द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, एंड देन द बी NCFTE। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा किस ईयर में आया था। सो and that is NCT फर्स्ट आया था 1983 से 1805। सी दैट इज NP रिव्यू कमेटी 1980 में आया था। फिर नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में, और करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 1998 में, और NCFTE आया था किसमें, 2009 में। ओके, आप इसमें जो इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी ना, जैसे NCFT की, तो पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड था, या फिर इस पूरी रिपोर्ट का, इस पूरे करिकुलम फ्रेमवर्क का क्या नाम था। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी जरूरी है, टुवर्ड प्रिपेयरिंग द प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेशनल एडवाइजरी कमेटी का क्या नाम था जो 1993 में आई थी, तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंज द थ्योरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरीज। असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये अरेंज करने हैं। EL थॉर्नडाइक, इवान पी पैवलोव, एल्बर्ट बेंड्यूरा, क्लार्क हल, एडवर्ड सी टोलमैन, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरीज के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले इवान पैवलोव। ओके, इवान पैवलोव बी ऑप्शन इज इन द दो ऑप्शन है ना, दो, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते सॉरी। सो फिर उसके बाद क्या आएगा, इवान पैवलोव के बाद EL थॉर्नडाइक, तो बी के बाद ए एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फिर हम पढ़ लेते हैं EL थॉर्नडाइक के बाद आए थे कौन, एडवर्ड सी टोलमैन, और फिर उसके बाद डी क्लार्क हल, एंड द लास्ट वन इज एल्बर्ट बंड्यूरा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरीज के अकॉर्डिंग इन्हें लगाना था, लर्निंग की थ्योरीज के अकॉर्डिंग। सो इवान पी पैवलोव जो क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे। ओके, 1849 से 1936 का टाइम था इनका। EL थॉर्नडाइक की बात करें 74 से 1949। एडवर्ड सी टोलमैन की बात करें तो 1886 से 1959। फिर क्लार्क हल की बात करें 1884 से 1952। सो एल्बर्ट बेंडूरा की बात करें तो 1925 से 2021। ओके, 2021 में इनकी डेथ हुई थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे इनकी थ्योरीज दी हुई है ना, इवान पी पैवलोव की, EL थॉर्नडाइक की, और एडवर्ड सी टोलमैन की कॉग्निटिव मैप्स और लेटेंट लर्निंग पे बात की थी इन्होंने। क्लार्क हल की बात करी तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करी थी, मतलब ड्राइव रिडक्शन इन थ्योरी इन्होंने दी थी। एल्बर्ट बेंड्यूरा की बात करें तो बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ओके, तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी उन्होंने, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। ओके,
So the next one is arrange the following in chronological order of their formation starting from the oldest to latest. तो आपको chronological order में लगाना है इनकी formation के according. Secondary Education Commission, Education Commission, National Knowledge Commission, University Education Commission, Justice Verma Committee. बताइए D A B C E B D A E C A B C D E D C E B A. बताइए कौन सा पहले आया था, फिर उसके बाद. सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले आया था इनमें से, दैट इज इन 1948 में सबसे पहला कमीशन था जो इंडिपेंडेंस इंडिया में आया था, है ना, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में आया था. तो डी किस में है, पहले दो ऑप्शन में है तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे, डी. ओके, फिर उसके बाद क्या आया था हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, दैट इज द ए. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, क्योंकि सी जो नहीं था ए आया था. फिर उसके बाद एजुकेशन कमीशन आया था. ओके, फिर क्या आया था, फिर आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, फिर जस्टिस वर्मा कमीशन. ओके, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, DABCE. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, एजुकेशन कमीशन 1964-66, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005-2009 और जस्टिस वर्मा कमीशन की बात करें तो 2012 से 2013. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द sequence the last 5 paths to the liberation according to बुद्ध philosophy. तो जो बुद्ध philosophy ने बोला था कि आपको मोक्ष मिल सकता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और उन सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, 8 फोल्ड पाथ आपको फॉलो करने पड़ेंगे. तो उन 8 फोल्ड पाथ में आपको लास्ट 5 पाथ को बुद्ध फिलोसफी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाना है. ओके, लास्ट 5 पाथ को, राइट कंसंट्रेशन, एफर्ट, माइंडफुलनेस, लिवलीहुड और कंडक्ट. बताइए पहले कौन सा आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स. बताइए. सो स्टूडेंट लास्ट 5 की बात करें तो सबसे पहले आएगा उसमें राइट कंडक्ट. ओके, फिर आ जाएगा राइट लिवलीहुड. तो ई और सी किस में है स्टूडेंट, एक ही ऑप्शन में है और बाकी तो सारे एलिमिनेट हो गए. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, ई, इट इज द राइट कंडक्ट आएगा, फिर पहले आएगा ई और फिर आएगा डी. तो फिर मैंने गलत लगा दिया ना, ए नहीं होगा स्टूडेंट्स इसका, तो इसका आंसर सी होगा करेक्ट. ओके, ये थोड़ा गलती हो गई. ई आएगा पहले राइट कंडक्ट, फिर डी आएगा दैट इज अ लिवलीहुड, फिर उसके बाद आएगा राइट एफर्ट, फिर उसके बाद आएगा दैट इज द राइट माइंडफुलनेस और फिर राइट कंसंट्रेशन. ओके, तो डी दैट इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट, EDBCA. ओके, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. तो राइट कंडक्ट मतलब सम्यक कर्मणता, मतलब क्या काम कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, तो वो अगर आप अच्छी कर रहे हो तो मतलब आप अच्छा जीवन जी रहे हो, आपको कोई सफरिंग नहीं होगी. राइट लिवलीहुड मतलब कि आप ऐसा जीवन जी रहे हो जो एथिकल है और दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हो, जैसे किसी को मार नहीं रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, तो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो. राइट एफर्ट की बात करें तो व्यायाम मतलब कि नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस आपके अंदर नहीं आ रहे, पॉजिटिव को कल्टीवेट कर रहे हो अपने अंदर, मतलब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन और अदर टेक्निक्स जिससे आप कंसंट्रेशन कर सको, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सको एक जगह पे. फिर माइंडफुलनेस मतलब सम्यक स्मृति, इट मीन्स कि आप अवेयर हो प्रेजेंट मोमेंट में और अपने थॉट में कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या उसके आउटकम हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए. ओके, राइट कंसंट्रेशन मतलब अचीविंग अ स्टेट ऑफ डीप कंसंट्रेशन ट्रैंक्विलिटी, कि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो एक जगह पर पे, मतलब आप मेडिटेशन से भी ऊंचे लेवल पर, सेल्फ रियलाइजेशन वाले लेवल पर चले गए हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. ऑर्थोपेडिकली एंड अदर हेल्थ इंपेयरमेंट, लर्निंग डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड गिफ्टेड किससे रिलेटेड है. ऑर्थोपेडिकली किससे रिलेटेड है, लर्निंग डिसेबल्ड, मेंटली रिटार्डेड और गिफ्टेड किससे रिलेटेड है. बताइए. सो स्टूडेंट अगर आपको एक का भी पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो बेसिकली. तो अगर हम बात करें मेंटली रिटार्डेड की, है ना, मेंटली रिटार्डेड जो होता है पर्सन, उसको परसेप्शन में भी, मतलब वो अपने सेंसेस को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता, मोटर में भी और कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है. ओके, तो सी का क्या आएगा, सी का फोर्थ आएगा, और सी का फोर्थ किसमें, एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी, है ना. तो ए का ऑर्थोपेडिकल इन अदर हेल्थ इंपेयरमेंट कैसे हो सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट. ओके, ये आपकी मूवमेंट से रिलेटेड होंगे कि आप मूव नहीं कर पाओगे, आपको हेल्थ इंपेयरमेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स है हेल्थ में, आपके बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम्स है आपको. लर्निंग डिसेबल्ड की बात करें तो ये इंटेलेक्चुअल होता है.
ओके। इंटेलेक्चुअल मतलब आपकी जो बुद्धि है उससे रिलेटेड होता है, क्यों आप समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, आप मैथ्स के सम सॉल्व नहीं कर पाते हो, लिख नहीं पाते हो, रीड नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो। और गिफ्टेड की बात करें तो गिफ्टेड जो होते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एंड्रोगोजी, डायलॉगिक टीचिंग, क्रिटिकल पेडागोजी और पेडागोजी किससे रिलेटेड हैं, ये आपको बताने हैं, इनका करेक्ट आंसर आपको देना है। ओके, एंड्रोगोजी की बात करें तो एंड्रोगोजी आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्नर्स, है ना, मतलब आप एडल्ट की स्टडी, जब एडल्ट को जब स्टडी कराते हो, एडल्ट लर्निंग जो होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, एडल्ट लर्निंग, ओके, तो वो क्या है, वो है आपकी एंड्रागोजी। दैट इज ए का क्या होगा, ए का फर्स्ट होगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर, दैट इज इन 2 ऑप्शन। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है और डी ऑप्शन है वो दोनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ए का फर्स्ट, डायलॉगिक टीचिंग की बात करें जहाँ पे आप डायलॉग कर रहे हो, तो आर्ट ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग टॉक बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स, है ना, दोनों के बीच में बात हो रही है, तो वो डायलॉगिक टीचिंग हो गई, बात करके आप टीचिंग कर रहे हो। तो बी का क्या होगा, बी का फोर्थ होगा, बी का फोर्थ किस में है, एक ही इन दोनों में ही है। आगे देख लेते हैं, अब सी और डी से डिसाइड होगा, और यही क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाउटफुलनेस पैदा करते हैं बच्चों के माइंड में ना, तो आप एलिमिनेट करके ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर आ जाता है क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट टू क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेशन बिलीफ एंड प्रैक्टिस दैट डोमिनेट। ओके, तो ये क्रिटिकल पेडागोजी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना समझ करके आप उसके लिए क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हो, तो क्रिटिकल पेडागोजी हो गई। आलोचनात्मक पेडागोजी, और पेडागोजी क्या होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडोलेसेंट, या फिर किसी बच्चे को पढ़ाने का तरीका, क्या मेथड यूज करो, क्या टेक्निक्स यूज करो, स्ट्रेटेजीज क्या यूज करो, तो वो है पेडागोजी। ओके, तो क्या होगा, एंड्रागोजी का होगा फर्स्ट, मतलब ए का जो होगा वो फर्स्ट होगा, बी की बात करें तो बी का फोर्थ, सी की बात करें तो सी का सेकंड, और सी का सेकंड किसमें है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.एफ. स्किनर किससे रिलेटेड है, मैस्लो किससे रिलेटेड है, मैस्लो डेकाय, वीनर ग्राम किससे रिलेटेड है, ओके, लोकी एंड लैथम और बेंड्यूरा किससे रिलेटेड है, बताइए करेक्ट आंसर। बी.एफ. स्किनर की बात करें तो ही इज रिलेटेड टू बिहेवियरल, है ना, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है बी.एफ. स्किनर, तो ए का क्या होगा, ए का फर्स्ट होगा, दैट इज इन ऑल द ऑप्शंस। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं मैस्लो डेकाय के, तो मैस्लो रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, है ना, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से रिलेटेड है मैस्लो। तो बी का क्या होगा, बी का फोर्थ होगा, दो ही ऑप्शन में है, तो ये दोनों जो हैं बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें सी का, तो सी दैट इज अ ग्राम, और बेंड्यूरा, अगर हम ग्राम की बात करें तो ये कॉग्निटिव से रिलेटेड है, कॉग्निटिव थ्योरी से, और बेंड्यूरा की बात करें तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड है। ओके, सोशल कॉग्निटिव, तो डी का क्या होगा, डी का सेकंड, तो डी का सेकंड किस में है स्टूडेंट, इन दोनों में से ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको फिलोसफीज दी हुई है, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और रियलिज्म किससे रिलेटेड है, आइडियलिज्म किससे रिलेटेड है, प्रैग्मेटिज्म इन स्टेटमेंट से इनमें से बताना है आपको। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म और रियलिज्म, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर, देन आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म इज रिलेटेड टू, आपको देखना है कि द डॉक्ट्राइन एम्फेसाइज दैट देयर आर नो वैल्यूज आउटसाइड मैन, कि मैन के मतलब मैन ही सब कुछ है, मैन पे ही बिल्कुल फोकस है, तो जो मैन पे ही बिल्कुल फोकस करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे फोकस करता है, वो कौन है, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना। तो सी का क्या होगा, सी का फर्स्ट होगा, व्यूज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैटर, ऑब्जेक्ट और मैटर के साथ वर्ल्ड को देखता है ना, मतलब जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बस वही सत्य है, वही चीज़ सही है, रियल है, तो सेकंड का क्या होगा, रियलिज्म होगा। और द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड आइडियाज इज परमानेंट, रेगुलर एंड ऑर्डरली, जो माइंड और आइडियाज में हमारे चलते रहता है वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है, वही रेगुलर है, तो ये मानते हैं आइडियलिज्म। और वैल्यू ऑफ एन आइडियाज लाइज इन इट्स एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज, कि आप जो आपकी जो आइडियाज है वो एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज से पता चलेगा, आप करके देखोगे जब आपको रियल में पता चलेगा कि क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो दिस इज रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म। ओके, तो आइडियलिज्म का आंसर क्या होगा, आइडियलिज्म का क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, और ऑप्शन नंबर थर्ड किस में है, दो ऑप्शन में है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। ओके,
फिर बी का फोर्थ आ जाएगा, दैट इज प्रैग्मेटिज्म का फोर्थ। और सी की बात करें एग्जिस्टेंशियलिज्म की, तो नो वैल्यूज आउटसाइड मैन, मतलब सी का क्या होगा, सी का फर्स्ट। और सी का फर्स्ट किस में है, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में, दैट इज एन ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज following benefits of inclusion are seen among children with disabilities। तो डिफरेंट मतलब बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के इंक्लूजन में। तो कौन से हैं आपको बताना है बेनिफिट्स। हाई लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद नॉन डिसेबल्ड पीयर्स, बिल्कुल सही बात है, ये बेनिफिट्स हैं। अगर आप इंक्लूजन रखते हो क्लासरूम में तो हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन होता है, तो ये बेनिफिट है। सोशल कॉम्पिटेंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स गेट इम्प्रूव, बिल्कुल सही बात है कि आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के एक साथ पढ़ते हैं और फिर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इंप्रूव होते हैं। सोशल कॉम्पिटेंसी भी, हम सोसाइटी में कैसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें भी हमारे अंदर इंप्रूव होते हैं। ओके, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड रिसीव इंफीरियर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग। तो ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है कि जो डाइवर्स नीड्स के जो बच्चे हैं या फिर डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको बहुत कम चीज़ें सीखने को मिलती हैं, फिर उनको बहुत नीचा दबा दिया जाता है, उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता। तो ये बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट, सी नहीं है। और सोशल एक्सेप्टेंस विद डाइवर्स एबिलिटीज इज एनहेंस, बिल्कुल सही बात है। और फ्रेंडशिप डेवलप मोर कॉमनली बिटवीन चिल्ड्रन विद डिसेबल एंड विदाउट डिसेबिलिटीज, तो ये भी एक तरह से इंक्लूजन का बेनिफिट है ना। तो दोनों ही बच्चे क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के बीच में फ्रेंडशिप होती है उनके बीच में, तो ये भी एक बेनिफिट है किसका, इंक्लूजन का। तो सी नहीं होगा और बाकी ऑप्शन सही होंगे। तो सी जिसमें है, सी इज इन दीज ऑप्शंस, तो ये तीनों ही गलत है। जो ऑप्शन होगा सही होगा वो होगा ए बी डी ई, ए बी डी ई। ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज दिशा इज अ स्कीम ऑफ अर्ली इंटरवेंशन फॉर विच स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। दिशा स्कीम जो है वो किसके लिए रिलेटेड है, ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी, एमआर, दैट इज मेंटल रिटार्डनेस, और दैट इज द मल्टीपल डिसेबिलिटीज। बताइए कौन सी है इनमें से करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर, तो जो दिशा स्कीम जो है वो सिर्फ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, एमआर और मल्टीपल डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करती है। एडीएचडी दैट इज द अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसएक्टिविटी ऑर्डर को नहीं यूज करते हैं, मतलब नहीं इसमें इंक्लूड होती है। तो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, एमआर मेंटल रिटार्डनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी ई किस में है, ए सी डी ई इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दिशा स्कीम इज अ गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है जिसका मेन एम है कि आप जो भी बच्चों में प्रॉब्लम्स है उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लो, फिर अर्ली उसके स्टेप्स जो है ठीक करने के वो सब ले सकते हो, और बच्चों को रेडीनेस करो, स्कूल रेडीनेस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, है ना, सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। तो स्कीम ये लॉन्च हुई थी 2017 में एंड इज करेंटली अवेलेबल इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अलावा हर जगह ये अवेलेबल है ये स्कीम। तो दिशा स्कीम इज वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड फैमिलीज, सो इट provide much needed support and services that can help children with disabilities reach their full potential। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फैमिलीज़ की और टीचर्स की, ताकि उनको पूरी सपोर्ट मिल सके और सर्विस मिल सके उन्हें पूरी तरह से, ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को, क्षमता को अचीव कर सके या फिर यूज़ कर सके। तो सारे ही क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ओके, तो ये इसके बारे में दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, आप इस सब चीज़ों को देख लेना, पढ़ लेना। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द विच अमंग द फॉलोइंग आर मल्टी सेंसरी मीडिया। तो मल्टी सेंसरी मीडिया कौन सा है, टेलीविजन, ग्राफ, पॉडकास्ट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और मोशन पिक्चर। मल्टी सेंसरी बेसिकली जहाँ पर आप डिफरेंट सेंसेस का यूज करते हो, दो या दो से ज़्यादा सेंसेस का यूज करते हो, है ना। तो ये कौन सी मीडिया है जो मल्टी सेंसरी है। टेलीविजन की बात करें तो ये भी मल्टी सेंसरी है। ग्राफ मल्टी सेंसरी नहीं है क्योंकि ग्राफ के थ्रू आप कोई ऑडियो का थोड़ी यूज कर सकते हो ना। पॉडकास्ट भी मल्टी सेंसरी नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है और मोशन पिक्चर फिल्म्स भी हैं। ओके, तो ए डी एंड ई, ए डी ई दैट इज इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। दैट इज टीचर्स गिव अ यूनिट टेस्ट एंड असाइन मार्क्स, की टीचर यूनिट टेस्ट दे रही है और मार्क्स दे रही है बच्चों को, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग है या नहीं है। टास्क, टीचर आस्क स्टूडेंट टू ग्रेड एंड असाइनमेंट ऑफ देयर पीयर्स, कि टीचर बोल रही है कि आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को अपने अपने मार्क्स को ही, अपने जो पेपर है उसको चेक करना है, और अपने पीयर ग्रुप के मतलब लोगों के भी मार्क्स टेस्ट को चेक करना है, असाइनमेंट्स को चेक करना है। ओके, स्टूडेंट टू डू सेल्फ असेसमेंट ऑन अ रूब्रिक, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये भी असेसमेंट एज लर्निंग है। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब बच्चे अपना असेसमेंट कर रहे हैं और अपने दोस्तों का असेसमेंट खुद ही कर रहे हैं। ओके, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। तो
टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये तो इसका करेक्ट होगा नहीं। तो ए किस में है, ए दो ऑप्शन में है, तो इनको डी एलिमिनेट कर दो। फिर स्टूडेंट को बोल रही है कि अपने पीयर का आप असाइनमेंट्स और ग्रेड चेक करो, है ना, तो मतलब ये भी असेसमेंट एज लर्निंग है। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डू सेल्फ असेसमेंट, तो बिल्कुल सही है। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, की खुद के बारे में उन्हें लिखना है, ओके, खुद के बारे में रिफ्लेक्शन करना है, तो ये भी असेसमेंट एज लर्निंग है। और अगर हम बात करें, टीचर गिव ग्रेड्स एंड आस्क स्टूडेंट टू डिवाइड देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर मार्क, टीचर ग्रेड्स दे रही है बच्चों को और बोल रही है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर लो अपने जो मार्क्स हैं उनको टू ग्रुप बेस में। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग नहीं है, क्योंकि टीचर ने ग्रेड्स दे दिए तो कैसे असेसमेंट एज लर्निंग होगा। तो ई ऑप्शन तो होगा गलत, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सी डी, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट इज but the size of a sample in a study increases, मतलब size of sample in a study जब increase हो जाता है तो standard error approaches the standard deviation, magnitude of error decreases, accuracy of prediction increases, sample means move away from the population mean, generalization from sample becomes more dependable। आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है स्टूडेंट्स, बताइए। सो स्टूडेंट जब साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है सैंपल का, है ना, तो मतलब स्टैंडर्ड एरर अप्रोचेज और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या है, ये गलत होगा कि स्टैंडर्ड एरर अप्रोच करता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर डिक्रीजेज, है ना, कि एरर होने के चांसेस क्या हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन इंक्रीजेज, क्योंकि सैंपल इंक्रीज हो जाते हैं, सैंपल साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छे से आ सकती है प्रिडिक्शन में, हम जो टेस्ट कर रहे हैं यूज, उससे हम सही उसका इफेक्ट ला सकते हैं, आउटकम ला सकते हैं। ओके, सैंपल मीन मूव अवे फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, तो बिल्कुल गलत है, सैंपल मीन मूव अवे नहीं होता, मतलब अलग नहीं होता है, पॉपुलेशन मीन के जैसा ही आता है अगर हम लार्जर सैंपल साइज लेंगे तो। जनरलाइजेशन फ्रॉम सैंपल बिकम मोर डिपेंडेबल, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो बी सी ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर फोर्थ। Fourth is the correct answer. Next is which among the following are the characteristics of teaching profession? तो teaching profession की characteristic कौन सी हैं? It essentially involves an intellectual operation. It transforms practice raw material. It transforms into practice raw material. It tend toward self organization. It does not bother much about autonomy. It has a common code of ethics. बताइए क्या characteristics है teaching as a profession के या फिर teaching profession के? सो स्टूडेंट टीचिंग एंड प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स एन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है, आपके अंदर बुद्धि तो होनी चाहिए, तभी तो आप टीचिंग प्रोफेशन कर पाओगे, मतलब अपने अपने काम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ओके, फिर इट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रैक्टिस रो मटेरियल, तो बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस रो मटेरियल ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ये एक तरह से टीचिंग प्रोफेशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है। इट टेंड टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ओके, इट डज नॉट बॉदर अबाउट मच अबाउट ऑटोनॉमी, तो ये बॉदर नहीं होता, ऑटोनॉमी नहीं चाहिए होती, तो ये बिल्कुल गलत है। और इट हैज़ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल सही है, हर टीचिंग प्रोफेशन के कॉमन कोड एथिक्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं एज अ टीचर। ओके, मतलब उनको एक रोल मॉडल की तरह माना जाता है, तो वहाँ पर वो बच्चों को हेल्प करेंगे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे को वो अच्छे से पढ़ा सके। ओके, तो ऑप्शन जो होंगे करेक्ट होंगे वो ए होगा, सी होगा और ई, ACE in the option number B. Okay, so B is the correct answer. Next is the verticals proposed by National Education Policy 2020 under the umbrella Higher Education Commission of India are, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी NEP में, हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओके, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, PSSB जिन्हें बोलेंगे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, बताइए कौन सा आएगा इसमें, करेक्ट आंसर बताना आपको। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें अम्ब्रेला ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन की, मतलब कौन कौन से आते हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, तो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल आता है। ओके, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल आता है, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नहीं आएगा हायर एजुकेशन कमीशन में, और नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल आएगा। ओके, ACE इज द करेक्ट, दैट इज इन ऑप्शन नंबर C, तो C is the correct answer. Next is client centered counseling hypothesis that man is, client centered जो counseling है वो क्या बोलती है, मतलब man को क्या मानते हैं वो, rational, self centered, socialized, constructive, forward moving, बताइए correct answer।
सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर द क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, जो कि कार्ल रोजर के द्वारा दी गई थी, जिसमें जिसको हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट से ही या फिर जो जिसको प्रॉब्लम है उसी से ही उसके जो प्रॉब्लम्स है उसका हल निकलवाते हैं। ओके, तो इसमें मैन को रैशनल माना जाता है, सोशलाइज माना जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट और फॉरवर्ड मूविंग, कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा स्टूडेंट्स, कि वो अपनी प्रॉब्लम को हर तरह से देखता है। ओके, तो ACDE इज इन ऑप्शन नंबर B, तो B is the correct answer. Next question, for improving the quality of teachers, National Education Policy 2020 proposes. तो quality of teachers की quality improve करने के लिए teachers की, तो National NEP 2020 में क्या आता है? National Profession Standard for Teachers, 20 hours of continuous professional development every year, National Mission for Mentoring NMM, horizontal mobility of teachers, integrated teacher education program for 4 years. बताइए करेक्ट आंसर। सो इन्होंने एनपीएसटी की भी बात करी थी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए एक टीचर बनने के लिए, क्या आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 20 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं, 50 आवर्स होने चाहिए। ओके, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब आप एज अ टीचर आपको सेमिनार्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको, अपडेटेड रहो टेक्नोलॉजी के लिए। नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग बिल्कुल सही है, AC। ओके, फिर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स बिल्कुल नहीं, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी नहीं, और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये भी सही है। तो A, C और E किस में? ऑप्शन नंबर, that is in option number, that is in C. Okay, so C is the correct answer. Next question, which of the following statements are true in relation to values? Values से related कौन सी statement सही है? The term values derived from Latin word that is valere. Value is defined as enduring belief about the way things should be done and about the ends we desire. Indian Constitution clearly enunciates the value of justice, liberty, equity, equality and brotherhood in its preamble. The Parliamentary Committee in Feb 1999 identified 5 core universal values: truth, righteous conduct, peace, love, non-violence, and values can only be taught at school level. बताइए कौन सी सही है? ओनली टोट एट स्कूल लेवल तो बिल्कुल गलत है। आप स्कूल लेवल पे ही थोड़ी वैल्यूज सिखा सकते हो, बाद में भी सिखा सकते हो और पहले भी सिखा सकते हो। तो ई जो होगा, ई जिसमें होगा वो तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। सो द टर्म वैल्यूज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड वैलेरे, बिल्कुल सही है ना, वैलेरे से ही डिराइव हुआ लेटिन वर्ड से। वैल्यूज आइडेंटिफाई एज एन एंड्यूरिंग बिलीफ अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन और अबाउट द एंड वी डिजायर, है ना। तो वैल्यू क्या करता है, हमारे बिलीफ क्या है कि कैसे काम होना चाहिए और कैसे क्या उसका एंड हो सकता है। हम अगर अच्छे काम करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा होगा, अगर हम मूल्य से काम करेंगे, मूल्य को लेकर के, तो वो हमारे लिए पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एनंसिएट द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड इट्स प्रियम्बल। तो क्लियरली नहीं है ये आप बोल सकते हो, बट ये सारी चीजें इंक्लूड है। ओके, पार्लियामेंट्री कमीशन फैब 1999 आइडेंटिफाई 5 कोर वैल्यूज, तो ये भी सही है। A, B एंड D, तो E तो यह होगा ही नहीं, तो A, B और D इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर B। ओके, B इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी और इक्वालिटी, ब्रदरहुड ये नहीं लिखा है, ये लिखा है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, है ना। इक्विटी के बारे में आपको मेंशन नहीं करा गया है। ओके, तो ABD इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कौन सी ट्रू है? वेदा इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर कंपोज इन द प्रेज ऑफ गॉड, Vedic teaching belongs to the Karma Marg, Upanishad are also called Vedanta. Vedanta is the last part of यजुर्वेद। ओके, वेदांता जो है वो लास्ट पार्ट है यजुर्वेद का। तो आपको करेक्ट बताना है, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट्स आपको बतानी है स्टूडेंट्स, बताइए। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर, द वेदा इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक, तो ये बिल्कुल सही है, किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं है वेद। और हाइम्स ऑफ ऋग्वेद प्रेज ऑफ गॉड्स हैं उसमें सारे, है ना, तो ये भी सही है। कर्मा मार्ग से रिलेटेड होते हैं वैदिक टीचिंग, जो कर्म जैसे कर्म करोगे उससे रिलेटेड होते हैं, तो बिल्कुल सही है। साथ के साथ उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांत, तो ये भी बिल्कुल सही है, उपनिषद वेदांत होते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो क्या है, वेदांत इज द लास्ट पार्ट ऑफ यजुर्वेद की, वेदांत जो है लास्ट पार्ट है यजुर्वेद के, तो ऐसा नहीं है। ABCD इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर
ए। ओके, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? सोशल चेंज इज अ लोकल फिनोमिनन, स्पीड ऑफ सोशल चेंज रिमेन यूनिफॉर्म, सोशल चेंज अकर एज एन यूनिवर्सल एसेंशियल लॉ, डेफिनेशन प्रोटेक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल, सोशल चेंज इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा सही हो, कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। यूनिफॉर्म नहीं होती है जो सोशल चेंज की जो स्पीड होती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि करेक्ट नहीं है। ओके, और बताइए और कौन सा होगा? सोशल चेंज जो है कोई लोकल फिनोमिना नहीं है। ओके, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है कि हर जगह पे सोशल चेंज होता है किसी ना किसी तरह से। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, so student, next question. A child from culturally backward family background has been admitted to your school. As a school head you will. एक बच्चा है बैकवर्ड कल्चरली बैकवर्ड फैमिली से, तो एज अ स्कूल हेड आप क्या करोगे? कीप हिम इन अ क्लास इन विच देयर आर मैनी मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड बैकग्राउंड. Okay, ask a teacher to know more about the culture background of the child. Keep him in normal class but will make special arrangement for teaching him, keeping his special needs in view. Advise him to take up vocational education. बताइए क्या करोगे? सो स्टूडेंट, एज अ स्कूल हेड आप क्या करोगे कि कीप हिम इन नॉर्मल क्लास, और साथ ही साथ उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करोगे पढ़ाने के लिए, उनकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए ना। तो मतलब जो अलग है सबकी नीड्स को देखते हुए, बाकी उनकी नीड्स को भी देखते हुए आपको उन्हें पढ़ाना है। ओके, तो जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट इज which is not the definition of disability as seen by Human Rights and Equal Opportunity Commission 1994. तो कौन सी डिसेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं मानते हैं? loss of physical and or mental function, loss of a part of the body, any condition which affect a person thought process, या फिर इमोशनल स्ट्रेस। बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो इमोशनल स्ट्रेस इज नॉट एनी, आप बोल सकते हो कि डिसेबिलिटी है ना, कंडीशन जो उनके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है, तो ये भी सही है। लॉस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी और लॉस ऑफ फिजिकल और मेंटल फंक्शन भी। तो इमोशनल स्ट्रेस इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनिंग फॉर द जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो कौन सा जो है वो जनरल एजुकेशन काउंसिलिंग के लिए है? ओके, रिकमेंड किया गया था एनईपी के द्वारा। अक्रेडिटेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स, फंडिंग या फिर रेगुलेशन। बताइए जनरल एजुकेशन काउंसलिंग के लिए कौन सा सही है? सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट अदर जनरल एजुकेशन काउंसलिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स इज द रिकमेंडेशन है ना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ जनरल एजुकेशन काउंसिल। नेक्स्ट इज जीईसी, जिसे बोलेंगे विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एक्टिविटी इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए कौन सी एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स टू एनरोल, एनालिसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, समेटिव इवैल्यूएशन। बताइए कौन सी नहीं है एसेंशियल एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए? सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि एसेंशियल एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए क्या है क्या नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स टू एनरोल। आपको ये देखना है कि कौन है कौन नहीं है, उन सब चीज़ों को नहीं देखना है, आपको इंस्ट्रक्शंस डिजाइनिंग करनी है लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल और उनके समेटिव इवैल्यूएशन के लिए। ओके, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करियर स्टेजेस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग टीचर्स। ओके, तो मतलब उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग बतानी है, तो पहले कौन से होते हैं, फिर सेकंड कौन से, थर्ड कौन से, ऐसे आपको बताना है। ओके, एक्सपर्ट टीचर, लीड टीचर, बिगनर टीचर, प्रोफिशिएंट टीचर, प्रोफिशिएंट टीचर, बिगनर टीचर, एक्सपर्ट टीचर, लीड टीचर, बिगनर टीचर, एक्सपर्ट टीचर, लीड टीचर और प्रोफिशिएंट टीचर, बिगनर टीचर, प्रोफिशिएंट टीचर, एक्सपर्ट टीचर और लीड टीचर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर, देन बिगिनर टीचर सबसे पहले होगा, फिर प्रोफिशिएंट टीचर होगा, फिर एक्सपर्ट होगा और फिर वो होगा जो लीड करेगा ना, जो मतलब जिसके जैसा आप बनना चाहोगे, जो आपको एक तरह से एक रास्ता या दिशा दिखाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द एग्जाम्पल्स रिक्वायर स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक किस में ज़्यादा ज़रूरत है? स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन, अनट्रेन्ड स्कूल टीचर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर। किसके लिए स्नोबॉल सैम्पलिंग ज़्यादा ज़रूरी है? उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कुछ ऐसे लोगों के ऊपर आप सैंपल मतलब रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप सैंपल्स लेना बहुत मुश्किल है, तो आप किसी ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई कर लोगे जो सैंपल के लिए लायक होगा, फिर वो अपने कॉन्टेक्ट में आगे लोगों को बोलेगा कि आप सैंपल्स इकट्ठा करके लाओ, है ना, तो वो स्नोबॉल बन जाती है ऐसे।
ओके, एक चेन सी बन जाती है। तो ये जो सिस्टम है वो किसके लिए यूज हो सकता है, इसमें से इनके ऑप्शंस में से नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स के, क्योंकि सब लोग सामने तो नहीं आएंगे ना, तो आपको ऐसे किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन को जानते हो। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस कॉमनली शेयर द फॉलोइंग। तो किस क्या शेयर करते हैं, है ना, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस? टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस ओनली, chain of reasoning based on inferential statistics, statistics as means and frequencies, ordinal and interval scale data। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट बात करें पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस में ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल नहीं होते हैं दोनों में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो दोनों ही किस पे बेस्ड होते हैं, रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। नल हाइपोथेसिस पे ही नहीं टेस्ट करते, तो बिल्कुल गलत है। और स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज, तो ये भी सही है। तो जो मतलब जो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है जो कॉमनली शेयर करते हैं वो क्या है, दैट इज द चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज तो वो पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करता है, ना कि नॉन पैरामीट्रिक्स में वो नहीं आता है। ओके, so next is correlation coefficient between scores or on two parts of a given test is 0.50। what is the reliability coefficient of the total test? तो reliability coefficient क्या होगा टोटल टेस्ट का? हमें correlation coefficient दे रखा है scores on two parts of the given test, है ना। आपको reliability coefficient बताना है, बताइए। सो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर एक्स एक्स अपॉन इज इक्वल टू 2r अपॉन 1 प्लस आर। ओके, जब आप इसकी वैल्यू पुट इन करोगे, इसमें आर की वैल्यू क्या है 0.50 और आर एक्स एक्स क्या है यहाँ पे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ टोटल टेस्ट। ओके, जब आप ये करोगे और अपॉन में 1 प्लस आर करोगे 0.50, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 0.67। ओके, 0.67 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 0.67 आएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व आउट करके देखोगे, 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा ये, और 1 प्लस 0.50 क्या हो जाएगा, 1.50 हो जाएगा। जब आप इसे करोगे मल्टीप्लाई और जैसे आप करोगे इसे डिवाइड करोगे, इधर 1 इधर 10 आ जाएगा, तो 10/15 जब आप करोगे तो 0.67 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 67 अप्रोक्सीमेटली आएगा, नहीं तो 0.666 फिर 7 आएगा। ओके, सो ये नेक्स्ट इज द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। अच्छा ये तो हो चुका है, सॉरी। फिर है अकॉर्डिंग टू द एनसीएफटी 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंड नहीं किया गया है, टू क्रिटिकली एग्जामिन स्कूल करिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक, बिल्कुल सही है, आप क्रिटिकली एग्जामिन करोगे। टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू एंगेज विद फील्ड एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो बिल्कुल सही है। टू हेल्प लर्नर्स ओनली थ्रू थ्योरीज टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट्स, कि सिर्फ आप थ्योरीज पे ही ध्यान दो, तो ये नहीं होगा, सिर्फ थ्योरीज पे ही ध्यान दो। टू हेल्प टीचर्स इन डेवलपिंग कॉन्शियसनेस एंड फाइनर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमें पूछा है नोट रिकमेंडेशन, तो नोट रिकमेंडेशन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एनसीटी वॉज एस्टेब्लिश फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, तो क्या ऑब्जेक्टिव था नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनाइटिंग द टीचर्स ऑफ इंडिया, इंक्रीजिंग फोकस ऑन रिसर्चेस इन टीचर एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर, देन एनसीटी जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम के लिए। ओके, कि आप कैसे टीचर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हो, अच्छा कैसे बना सकते हो, उसके लिए एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव मोनोलॉग लीड्स टू इगोसेंट्रिक स्पीच, तो कलेक्टिव मोनोलॉग की वजह से इगोसेंट्रिक स्पीच हो सकती है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट, कौन से साइकोलॉजिस्ट है जो इस चीज को मानते थे, जीन पियाजे, ली वाइगोत्स्की और सिगमंड फ्राइड या फिर कार्ल रोजर्स, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट कलेक्टिव मोनोलॉग लीड्स टू इगोसेंट्रिक स्पीच, ये बोला था, ये इस चीज को मानते थे जीन पियाजे। ओके, तो जीन पियाजे मानते थे कि बच्चे खुद से ही बात करते हैं, खुद के ही आइडियाज को खुद को ही समझते हैं कि वही सही है। ओके, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चों के अंदर, मतलब 2 to 7 years की एज में। ओके, तो जीन पियाजे इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी, तो वैदिक अथॉरिटी किसने रिजेक्ट की थी, सांख्य फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी या फिर वैशेषिका फिलोसफी, बताइए। वैदिक अथॉरिटी जैसे दो पार्ट में डिवाइड थी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, एक तो ऑर्थोडॉक्स, एक हेटेरोडॉक्स। ओके, तो मतलब एक जो वेदों को मानती थी, है ना, और दूसरी जो
वेदों को नहीं मानती थी, डज नॉट बिलीव इन वेदा। तो कौन सी थी वेदा को जो मानती थी? सांख्य फिलोसफी भी है, न्याय फिलोसफी भी और वैशेषिका। चारवाक की बात करें तो वो नॉन मतलब वैदिक वेदों को नहीं मानते थे, ऐसे ही बुद्धिस्ट और ऐसे ही जैनिज्म। तो तीन जो थे वो दैट इज क्या थे, जो वेदों को नहीं मानते थे, और वेदों को जो मानते थे वो सांख्य, न्याय और वैशेषिका फिलोसफी। तो रिजेक्ट कौन सी करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट इज विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रॉन्गली एडवोकेट द एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर। कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए? वोकेशनल होना चाहिए। रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म। एजुकेशन जो होना चाहिए वोकेशनल इन कैरेक्टर होना चाहिए। तो कौन सा ये चीज इस चीज को मानता है, बताइए? सो स्टूडेंट, वोकेशनल इन करेक्टर होना चाहिए, मतलब हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो हमें स्किल बेस्ड होनी चाहिए। तो बेसिकली ये मानता है रियलिज्म। ओके, रियलिज्म इस चीज को मानता है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर चेंजिंग इन सोसाइटी। चेंज लाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? कास्ट, रिलीजियन, ट्राइबल आइडेंटिटी या फिर मॉडर्नाइजेशन। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, चेंज लाने के लिए सबसे ज्यादा जो असेंशियल है वो क्या है? मॉडर्नाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, कास्ट, रिलीजन और ट्राइबल नहीं। अब मॉडर्नाइजेशन होगा तो मतलब आपके आपकी सोसाइटी में या हमारी सोसाइटी में चेंजेस होंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरली एक्सेप्टेबल टू मॉडर्न एजुकेशनिस्ट। तो कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेबल है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी शुड बी द ओनली एम ऑफ एजुकेशन। Education is bound to have several aims since it concerns are several, such as individual, society, family, the nation, and others. There should be one aim of education unchangeable over time and space. There is one objective of education that is the development of the inner nature of the child. बताइए कौन सा एक्सेप्टेबल है मॉडर्न एजुकेशनिस्ट के द्वारा? सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन ऑप्शन नंबर क्या होगा? मॉडर्न एजुकेशन मानते हैं कि एजुकेशन इज बाउंड टू सेवरल एम, है ना। डिफरेंट एम्स हो सकते हैं, ये रिलेटेड हो सकते हैं इंडिविजुअल से, सोसाइटी से, फैमिली से, नेशन से और अदर से। सिर्फ एक ही वन ओनली एम होना चाहिए तो वो तो बिल्कुल गलत बात है। कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर ही होना चाहिए तो वो तो नहीं सही है। ओनली द एम ऑफ, ओके, देयर शुड बी वन एम ऑफ एजुकेशन अनचेंजेबल। अनचेंजेबल तो नहीं होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन इस चीज को नहीं मानते हैं। और देर इज वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट इज द इनर चाइल्ड को डेवलप करना, तो वो भी नहीं है। ओके, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इस चीज को मानते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज who said that the aim of education should be to develop children feelings of international brotherhood and attitudes of international understanding। किसने कहा था? एम के गांधी, आर एन टैगोर, जे रूसो या फिर जॉन डीवी। बताइए। इंटरनेशनल ब्रदरहुड लाना और एटीट्यूड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनना। बताइए। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन इंटरनेशनल ब्रदरहुड और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो मतलब ये आर एन टैगोर ने कहा था, जो मानते थे कि स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ साथ आप इंटरनेशनल एजुकेशन या फिर इंटरनेशनल ब्रदरहुड भी आपके अंदर होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो कोट्स दिए हुए आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो थे, एग्जिस्टेंशियलिज्म कौन थे उसके चीफ एक्सपोनेंट? स्वामी विवेकानंद, जे रूसो और विलियम जेम्स या फिर कार्ल कार्ल जैस्पर्स। बताइए। सो स्टूडेंट, चीफ एक्सपोनेंट की बात करें एग्जिस्टेंशियलिज्म इन सब में से तो वो है कार्ल जैस्पर्स। ओके, वैसे ही इसमें बात आता है सोरेन किरगार्ड का भी। ओके, किरगार्ड का भी नाम आता है। सो कार्ल जैस्पर्स इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, तो इसमें सोरेन किरगार्ड का और जीन पॉल सार्त्रे का भी नाम आता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द, ये बताना है आपको, हु सेड एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इन इट्स पावर। बताइए। जॉन डीवी ने, पेस्टोलॉजी ने या फिर रोस ने या फिर जॉनसन ने? सो स्टूडेंट, नेचुरल, हार्मोनियस, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो ये कहा था किसने? पेस्टोलॉजी ने। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ वन ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 8 लिम्स ऑफ योगा आउटलाइन इन पतंजलि योगा सूत्र। पतंजलि योगा सूत्र में कौन से इनमें से क्या नहीं है? 8 लिम्स नहीं है। प्राणायाम, आसन, धरना या सांख्या। बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो प्राणायाम भी है, आसन भी है, धरना भी है, सांख्या नहीं है, क्योंकि सांख्या क्या है? वन ऑफ द फिलोसफी है ऑफ द इंडियन स्कूल फिलोसफी है जो वेदों को मानती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सांख्या इज नॉट द 8 लिम्स ऑफ योगा, Patanjali's yoga sutra. Okay, next is the which of these terms
refers to the ultimate goal of yoga, often described as a state of bliss or spiritual enlightenment. तो किससे आपको bliss और spiritual enlightenment मिलती है, कौन सी ऐसी स्टेज है? समाधि, धरना, आसन या प्राणायाम, बताइए। सो स्टूडेंट बात करें तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और ब्लिस मतलब जब हम सबसे ऊपर वाले लेवल पे चले जाते हैं तो वो जो लेवल है वो क्या है, समाधि का, है ना। आपको बिल्कुल भक्ति और आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो इस वर्ल्डली संसार से, मतलब इस मोह माया से, ओके, फिजिकल वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड से, इनसे फ्री हो जाते हो और आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और आपको एक अच्छी मतलब आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ब्लिस हो जाते हो, ओके। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज जे कृष्णमूर्ति बिलीव दैट टीचिंग मीन्स, टीचिंग का क्या मतलब है, जे कृष्णमूर्ति क्या मानते थे? गिविंग और रिसीविंग समथिंग, स्टडिंग फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शंस, शेयरिंग टुगेदर, हेल्पिंग स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, रियलाइजिंग द सेल्फ, बताइए क्या होता है? एग्जामिनेशन पास करना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, कौन, जे कृष्णमूर्ति। तो डी जिसमें है वो तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा, तो दो ऑप्शन तो डी एलिमिनेट हो गए, ओके। अब आपको बताना है ए बी सी या फिर सी और ई ओनली। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर, तो टीचिंग का मतलब उनके उनके लिए क्या था, शेयरिंग टुगेदर, कि साथ मिल करके पढ़ो, है ना। और रियलाइजिंग द सेल्फ, खुद को, खुद के बारे में समझो, मतलब रिफ्लेक्शन करो आप खुद के ऊपर। तो सी एंड ई, गिविंग एंड समथिंग, और फिर पहले पढ़ाना फिर उसको एक्शंस में ट्रांसलेट करना, तो ये इनका टीचिंग से मतलब नहीं था। टीचिंग से मतलब क्या था, सी और ई, सी और ई किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू विच ब्रांच ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म मेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कौन सी ब्रांच ऑफ एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म क्या थे, मतलब प्रैग्मेटिज्म में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग या फिर करिकुलम ऑफ एजुकेशन, किसमें सबसे ज्यादा था प्रैग्मेटिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन, बताइए। So student, if we talk about answer to the most important contribution किसमें था, methods of teaching में, of the pragmatism, okay. So the next question, the process by which individual group ranked in a more or less enduring hierarchy of status is known as, कि जिसमें जो लोग हैं वो more मतलब जिनके पास ज़्यादा है या कम है उस बेस पे उनकी एक हायरार्की बना दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल क्लास और स्ट्रेटम या फिर रिजिड सोशल क्लास, बताइए। सो स्टूडेंट अगर आंसर की बात करें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाएगा, सोशल क्लास और दैट इज स्ट्रेटम और रिजिड सोशल क्लास, ये तो एक पार्ट है किसके, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जिसमें आप हायरार्की बना देते हो, इंडिविजुअल को रैंक कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल उनके रुपए के बेस पे, है ना, मनी के बेसिस पे या फिर क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो ये सारी चीजें, ओके। सो द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिड गांधी जी एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए गांधी जी का क्या मानना था? टीचर्स आर टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी टॉट टुगेदर, रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी लेवल, टीचर मैनेज देयर लिविंग विद इन मोडेस्ट सैलरीज एंड इंटरेस्ट इज टू बी बेसिस ऑफ द लर्निंग, बताइए क्या मानते थे? सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर देन टीचर आर टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, बिल्कुल सही बात है, ओके okay, दोनों को, बॉयज और गर्ल्स दोनों को साथ नहीं पढ़ाना, तो ये नहीं मानते थे। रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल, इन्होंने बोलता कि हर लेवल पे आपको रीजनल लैंग्वेज करानी है, ओके। टीचर मैनेज देयर लिविंग विद इन मोडेस्ट सैलरीज, ओके, तो उनकी जो जो सैलरी है वही मतलब उस पर ही उन्हें काम चलाना है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ हायर अर्निंग मांग रहे हैं, ओके। तो डी इज द करेक्ट एंड द इंटरेस्ट इज टू बी बेसिस ऑफ लर्निंग, ओके, ई इज द करेक्ट, तो ए डी इज इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। So the next one is a which philosophy of education considers psychology as an incomplete study and an inadequate basis of educational theory? Idealism, realism, naturalism, pragmatism, कौन सी थ्योरी मानती थी, कौन सी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंसिडर करती थी कि साइकोलॉजी इनकम्प्लीट स्टडी है एंड एन inadequate basis of educational theory, बताइए। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर, तो ये जो थी इनकम्प्लीट स्टडी एंड इनएडिक्वेट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, साइकोलॉजी को मानता था, वो था आइडियलिज्म, ओके, आइडियलिज्म मानता था। So student, next question, in a factorial design experiment with A having 3 level, B having 2 level, C having 4 level, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है आपको किसका, A इंटू बी इंटू सी में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करें ए बी और सी की, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A -1 मल्टीप्लाई B-1 मल्टीप्लाई C-1, ओके। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको फ्रीडमली मूव करने की क्या है, आज़ादी है, ओके। तो जैसे अगर हम बात करें ए में कितने लेवल है, तो 3 लेवल है, तो 3 में से 1 2 को ही है, और जो लास्ट वाला जो 3 है वो सिर्फ
वो क्या है, डिपेंडेंट, मतलब उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। और बी की बात करें तो बी के 2 लेवल है, 2 - 1, और सी की बात करें तो सी के 4 लेवल है, तो इसके 3 है। ओके, सो स्टूडेंट 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 2, ओके, और 2 - 1 1, और 4 - 3 3, ओके, तो 3 to the 6, 6 will be the correct answer. Okay, next is the which is not correct about known parametric test of significance. तो known parametric test of significance का के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? They are distribution free traits, they are small sample test, they compare population distribution rather than parameters, they make strong assumption of homogeneity of variance of groups to be compared. बताइए करेक्ट आंसर कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर द नॉन पैरामीट्रिक के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है, तो उनके लिए अजम्पशन होमोजेनिटी और वेरिएंस की नहीं है, क्योंकि ये जो अजम्पशन है वो पैरामीट्रिक टेस्ट की होती है। ओके, और ये पैरामीटर्स के बजाय पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सही है, स्मॉल सैंपल टेस्ट में, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ट्रेड्स होते हैं इसके। तो डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपसे पूछा है, नोट ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टेल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स, वन टेल्ड टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट वन टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। ओके, सिर्फ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रैंडमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंश्योर। तो रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रुप, सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप, यूनिफॉर्मिटी एंड सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप, यूनिफॉर्मिटी, सिमिलरिटी एंड इक्वलाइजेशन ऑफ ग्रुप। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट अगर आंसर की बात करें, रैंडमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये इंश्योर करता है सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप्स, है ना कि यूनिफॉर्मिटी या फिर इक्वलाइजेशन। ओके, तो सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप को ये क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है, अगर हम रैंडम क्या ले रहे हैं, रैंडम तरीके से हम अपने जो भी वेरिएबल्स हैं या फिर सैम्पल्स हैं उसको ले रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज स्टडिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस साइमल्टेनियसली एंड डिस्क्राइबिंग देयर डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन मोस्ट अप्रोप्रिएटली। जब आप क्या करो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग, मतलब साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हो, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस साइमल्टेनियसली एंड डिस्क्राइबिंग देयर डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, और फिर उनकी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, तो वो क्या है? डेवलपमेंटल स्टडीज है, ट्रेंड स्टडीज है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी है? तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट डिफरेंट एजेस, तो जब हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन पे करते हैं तो मतलब वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, बट अगर हम सेम ग्रुप पे ही कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड यील्ड मोर एफिशिएंट रिजल्ट। तो जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड जो है वो एफिशिएंट रिजल्ट को दैट इज प्रोड्यूस करता है? क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग? बताइए। सो स्टूडेंट इफ वी टॉक अबाउट आंसर सैम्पलिंग मेथड में जब हेट्रोजीनियस होती है तो आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करते हो, मतलब आप क्या कर लेते हो, ग्रुप्स को डिवाइड कर लेते हो डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने सैंपल्स निकाल सकते हो। ओके, सो व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड यील्ड मोर रिजल्ट, तो ये सेम ही क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट, ये 79 वैसे तो ये 78 बना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं था उसमें ना। सो इन केस ऑफ एनोवा एसएसडब्ल्यू मीन्स, एनोवा में एसएसडब्ल्यू का क्या मतलब है? वेरिएंस कोज्ड बाय ट्रीटमेंट, वेरिएंस कोज्ड बाय डिफरेंसेस विद इन द सब्जेक्ट, वेरिएंस कोज्ड बाय एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, टोटल वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट एनोवा टेस्ट में एसएसडब्ल्यू का क्या मतलब है? वेरिएंसेस कोज्ड बाय एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। ओके, तो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स एसएसडब्ल्यू को और हम क्या बोलते हैं? दैट इज विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। ओके, सो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं, वेरिएंस इज कोज्ड बाय एक्सट्रेनियस फैक्टर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ द फाइंडिंग ऑफ अ रिसर्च ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन प्रैक्टिस, तो इससे क्या बोला जाएगा? अप्लाइड रिसर्च, प्योर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? बताइए। अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रिसर्च ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन प्रैक्टिसेस, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा अप्लाइड रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च में भी क्या बोला जाएगा? एक्शन रिसर्च। ओके, सो द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तो कौन सा गोल नहीं है साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का? एक्सप्लेनेशन, फैक्ट फाइंडिंग, कंट्रोल, या फिर प्रिडिक्शन? ये करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट कौन सा गोल नहीं है साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग का, तो कंट्रोल है ना, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स इसका सही आंसर होगा। फैक्ट फाइंडिंग, एक्सप्लेनेशन और प्रोडक्शन इज द मेन एम या फिर गोल ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम हम कैसे ढूंढ सकते हैं? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से, साइंटिफिक सॉरी रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस से, डिसीजन विद डिस्कशन विद सुपरवाइजर से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताइए। तो हम ढूंढ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन सभी वजह से, है ना, इन सभी तरीके से। ये सभी जो फैक्टर्स हैं या फिर आप बोल सकते हो हेल्प करते हैं रिसर्चर को प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए। विच फैक्टर, विच स्टेटमेंट अबाउट द डेटा ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज रॉन्ग। डेटा ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट मे बी क्वालिटेटिव इन वर्बल सिंबल्स, इट मे बी क्वांटिटेटिव इन मैथमेटिकल सिंबल्स, इट मे बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, इट इज क्वालिटेटिव नेवर क्वांटिटेटिव। बताइए। सो स्टूडेंट आपको क्या बताना है इसमें? रोंग स्टेटमेंट बताने हैं। तो रोंग स्टेटमेंट क्या है कि ये क्वालिटेटिव ही होती है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होती है ना, तो इट इज ओनली क्वांटिटेटिव, सॉरी इट इज क्वांटिटेटिव। ओके, मतलब क्वालिटेटिव ही होती है, तो ये गलत है। डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज द डिवाइस मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टू ऑब्टेन होम बैकग्राउंड एंड जनरल इन्फॉर्मेशन इज द। आपको क्या लेना है? होम बैकग्राउंड और जनरल इन्फॉर्मेशन। तो आप किससे ले सकते हो? होम विजिट से, क्वेश्चनेयर से, इंटरव्यू से, या फिर ऑटोबायोग्राफी से। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? The device most frequently used to obtain home background and general information is the home visit, questionnaire, interview, autobiography. सो स्टूडेंट अगर आपको होम बैकग्राउंड और जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो आप किसका करते हो? किसका यूज़ करते हो? क्वेश्चनेयर का। और फ्रीक्वेंटली यूज़ बताना है आपको, तो क्वेश्चनेयर का आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम विच फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्स, the problem which most frequently accompanies fear reaction in children, nail biting, sleep disturbances, sluttering, या फिर टेम्पर टेंट्रम्स। बताइए किससे पता चलता है कि बच्चा डर रहा है? बताइए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम विच मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्स फियर रिएक्शन इन चिल्ड्रन। तो फियर रिएक्शन कैसे हो सकता है? मतलब कौन सा जो टर्म है या फिर दर्शाता है कि बच्चा डर रहा है? नेल बाइटिंग से, स्लीप डिस्टर्बेंसेस से, स्लटरिंग से, हकलाने से, या फिर टेम्पर टेंट्रम से। बताइए। बच्चे का जो डर होता है वो बेसिकली किसे दर्शा जाता है? स्लीप डिस्टर्बेंस है, कि वो सो नहीं पा रहा है, बार बार उठ रहा है, जाग रहा है, तो ये दर्शाता है फियर ऑफ रिएक्शन, फियर रिएक्शन। ओके, so next question, which is note the social aim of education as stated by Indian Education Commission 1964-66। तो इनमें से कौन सा सोशल एम नहीं है? प्रोडक्टिविटी को लेकर के जाना, मतलब एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी रिलेट करना, strengthening social and national integration through educational program, development of moral spiritual values through education, consolidation of democracy through education। तो सोशल एम की बात करें स्टूडेंट, तो सोशल एम क्या नहीं है? ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रोडक्टिविटी से रिलेट करना एजुकेशन को, तो बेसिकली वो इकोनॉमिक एम हो जाएगा, है ना कि सोशल एम। सो नेक्स्ट इज द हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सोशल एज के कौन से पावरफुल एजेंट है? प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, या फिर स्कूल मैनेजर्स। बताइए। सो स्टूडेंट पावरफुल एजेंट की बात करें सोशल चेंज के, तो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। स्टूडेंट्स जो हैं वही डिमांड करते हैं सोशल चेंज के लिए, और वो ही पावरफुल एजेंट कहलाए जाते हैं सोशल चेंज के लिए। ओके, सो अप्रोच टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी ड्रोज इट्स बेसिस फ्रॉम द स्टडी ऑफ। तो एजुकेशन सोशियोलॉजी की अप्रोच किस स्टडी से आई है? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। सो स्टूडेंट एजुकेशन सोशियोलॉजी की बात करें तो तीनों ही अप्रोच से मिलकर के बनी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी को लेकर भी चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो तीनों ही करेक्ट आंसर है, क्यों? ओके, मतलब तीनों इन द सेंस की ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज the educational sociologists aim that their discipline can contribute to the theory and practice of education। तो ये क्या है? It can give answer to what ought to be taught in schools, it can give answer to how can content be effectively taught, it can give answer to who should receive education। all of the above are correct। तो जो एजुकेशन सोशियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि इन दे डिसिप्लिन कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये किस चीज का आंसर करता है? इस किस चीज का आंसर किया हुआ है ये? किस चीज को आंसर देता है? बताइए।
सो स्टूडेंट इसमें कहा है कि द डिसिप्लिन कैन कंट्रीब्यूट टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन से मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन सोशोलॉजिस्ट। तो इट कैन गिव आंसर टू व्हाट ऑट टू बी टोल्ड, कि क्या पढ़ाना चाहिए, है ना, व्हाट ऑट टू बी टोल्ड, हाउ कैन कंटेंट बी इफेक्टिवली दैट इज टोल्ड, और इट गिव आंसर टू हु रिसीव एजुकेशन। तो सभी चीजों को ये एक्सप्लेन करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, योगा के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? सन, मून, अर्थ, हाथ, विन्यास, अष्टांग, कुंडलिनी, जीवामुक्ति, भक्ति, और वात, कफ, पित्त। बताइए क्या है करेक्ट आंसर। अगर हम योगा के टाइप्स के बारे में बात करें तो हाथ, विन्यास और अष्टांग योगा, है ना, तो ये सारे टाइप्स है किसके, किसके, योगा के। ओके, सो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाथ योगा इज अ ब्रॉड टर्म दैट एनकम्पासेस मैनी फिजिकल योगा प्रैक्टिसेस, है ना, फिजिकल योगा प्रैक्टिसेस इसमें आती है। विन्यास योगा की बात करें तो डायनामिक एंड फ्लोइंग स्टाइल ऑफ योगा दैट वेयर मूवमेंट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द ब्रीथ, है ना, जब आप ब्रीथ का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या है, वो विन्यास योगा है। और अष्टांग योगा की बात करें तो रिगरस एंड स्ट्रक्चर्ड स्टाइल ऑफ योगा है दैट फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ पॉजेस। तो इसमें क्या होते हैं, अष्टांग योगा में आप डिफरेंट चीजों को यूज करते हो। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, समाधि, इन सब चीजों का यूज होता है। ओके, तो ये कुछ टाइप्स है किसके, योगा के। नेक्स्ट इज विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22। तो कौन सा स्टेट था जो सबसे पहले इंप्लीमेंट करा था एनईपी, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक या गुजरात? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज कर्नाटका was the first state who implement the NEP 2020 at the very first time. Okay, so the next is the free and compulsory education was recommended by, किसने recommend किया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, NEP 1968, कोठारी कमीशन, या फिर NPE 1986? बताइए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? सो स्टूडेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रिकमेंड किसने किया था? तो एक कोठारी कमीशन ने सबसे पहले रिकमेंड किया था। ओके, तो कोठारी कमीशन मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के टेस्ट कौन से नहीं? रिमोट एसोसिएट टेस्ट, शर्मा डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी टेस्ट, मिनीसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। बताइए क्रिएटिविटी का कौन सा टेस्ट नहीं है? सो स्टूडेंट क्रिएटिविटी के टेस्ट जो नहीं है वो है गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर लिखा है रिमोट एसोसिएट टेस्ट इज यूज टू मेजर पर्सन एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो ये भी क्रिएटिविटी का है। शर्मा डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी टेस्ट, तो बेसिकली ये भी क्या है, क्रिएटिविटी के लिए यूज होता है। मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव, तो ये भी फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हर एस्पेक्ट को जानने में हेल्प करता है। गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट जो है वो क्या करता है, that is focuses on evaluating a person's ability to improve existing product which is more aligned with practical problem solving rather than pure creativity, है ना, तो creativity को नहीं दर्शाता है ये प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा अलाइंड होता है, तो D is the correct answer. Okay, next is national curriculum framework for teacher education program in 2023 was developed by NCFITE, किसके किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एनसीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी, एआईसीटी? बताइए। सो स्टूडेंट एनसीएफटीई जो था वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? एनसीटी, दैट इज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना एनसीटी एक्ट 1993 के तहत, तो ये रिस्पॉन्सिबल है टीचर एजुकेशन को रेगुलेट और मेंटेन करने में, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, है ना। सो एनसीएफआईटीई जो था प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय एनसीटी टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग फ्यूचर एजुकेटर, कि आप एक तरह से फ्रेमवर्क ला दिया गया था कि कैसे क्या क्या स्टेप्स या फिर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसके थ्रू टीचर्स को गुजरना है, वो चीज़ें उन्हें आनी चाहिए, तभी वो अच्छे टीचर बन सकते हैं। ओके, तो इसमें कंटेंट, नॉलेज, पेडागोजिकल स्किल और वैल्यूज सभी एसेंशियल हैं। फिर है अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, NCPFECC, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? DPEP, NCTE, NCERT, SCERT? बताइए करेक्ट आंसर, किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? सो स्टूडेंट अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, इट इज द NCERT के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ओके,
ओके, नेक्स्ट इज विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? एक्सप्लोरिंग, डेवलपिंग, अंडरस्टैंडिंग अ सेंट्रल फिनोमिनन, collecting data based on words, analyzing the data with statistics, writing the report using teachers subjective reflexibility. बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? सो अगर हम किसकी बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, तो वो एनालाइज नहीं करता है, एनालाइजिंग द डेटा विद स्टैटिस्टिक्स, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ रैंडमनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, तो किस पे बेस्ड है? वाइल इंडिविजुअल इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एक्यूरेसी, एग्रीगेट इवेंट्स कैन, while aggregate events cannot be predicted with accuracy, individual events can. While individual events cannot be studied with accuracy, aggregate event can. Sampling error are not predictable with randomization. तो कौन सी assumption पे based है randomness का concept, बताइए? So student, if we talk about randomness, तो randomness based है, individual events cannot be predicted with accuracy, aggregate events can, है ना? तो मतलब aggregate events है, मतलब जब different आप चीज़ों को ले रहे हो तो वो हम उससे हम prediction निकाल सकते हैं, सिर्फ किसी एक event से prediction नहीं निकाल सकते, तो उसी पे ही based है randomness का क्या it is कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये हिंदी में ये सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट जो है, इंडिविजुअल इवेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एक्यूरेसी, हाउएवर बाय कंसीडरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स नोन एज एग्रीगेट इवेंट्स, पैटर्न्स कैन बी ऑब्जर्व, प्रेडिक्शंस बिकम more accurate. Okay, so the next one is in one way ANOVA, if the null hypothesis is rejected, what does it indicate about the group means? तो group means के लिए क्या ये indicate करती है ना, जब null hypothesis reject हो जाती है? So all group means are equal, at least one group mean is different from the other, the variances with each group are equal, the sample size is too small to draw conclusions. बताइए correct answer. सो स्टूडेंट, अगर हम इन वन वे एनोवा इफ नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, है ना, कि कोई एक ग्रुप मीन जो है वो डिफरेंट है अदर्स से। ओके, सो नेक्स्ट इज ये इसकी एक्सप्लेनेशन दिए इन वन वे एनोवा इफ द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, वन वे एनोवा इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन if there are significant difference between the means of three or more independent groups. So null hypothesis one way ANOVA stated all group means are equal. Okay, और अगर null hypothesis reject हो जाती है तो it indicate there is sufficient evidence to conclude that at least one group mean is different from the other. Okay, तो यही हमें बताना था कि वन ग्रुप मीन जो है वो डिफरेंट है अदर से। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी कौन सी है? ड्वार्फिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, अगर हम सेंसरी डिसेबिलिटी की बात करें तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ओके, तो इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेंसरी डिसेबिलिटीज वो जिससे जिससे जो लोग हैं उनको देखने में, सुनने में, स्माइल करने में या फिर टेस्ट टच करने में बहुत दिक्कत फील होती है, दिक्कतें होती हैं। सो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आर डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द वे पीपल कम्युनिकेट, कि कैसे जो मतलब किस तरह से बात करेंगे तो उसमें अफेक्ट डालती है, नेगेटिव अफेक्ट, तो उनको स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, लैंग्वेज और यूजिंग लैंग्वेज एक तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो ड्वार्फिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी सेंसरी डिसेबिलिटीज नहीं है। ड्वार्फिज्म मतलब जो बोनापन होता है वो होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ओके, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज तो वो होती है जिससे जो लोग हैं लर्न करना सीखते हैं, उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ पे अफेक्ट करती है, वो सेंसेस से रिलेटेड नहीं होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम अ नल हाइपोथेसिस कुड नॉट बी रिजेक्टेड एट 0.5 level of significance, then it will definitely be rejected at the 0.01 level of significance. It may or may not be rejected at 0.01 level of significance. It will definitely not be rejected at 0.01 level of significance. This information is insufficient to decide upon. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर नल हाइपोथेसिस नहीं रिजेक्ट होती है 0.05 लेवल पे, तो इसका मतलब वो किस पे भी नहीं होगी रिजेक्ट, 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी रिजेक्ट नहीं होगी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, तो ये क्या है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन इफ देयर इज
इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट कि हमारे पास क्या एविडेंस है जो हमें चाहिए ताकि हम रिजेक्ट कर सकें नल हाइपोथेसिस को. सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अल्फा से डिनोट होता है, इट इज अ थ्रेशोल्ड सेट बाय द रिसर्चर बिलो विच द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड. अगर उससे कम आया तो क्या हो सकता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आया तो रिजेक्ट कर सकते हैं. तो कॉमन अल्फा लेवल्स आर 0.05 एंड 0.01. सो इफ नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड एट 0.05 लेवल, अगर वो इस पे भी नहीं हो रही है तो तो जो p वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0.05 पे. ओके, so if null hypothesis cannot be rejected at 0.05 level, it means p value is greater than 0.05 से ज़्यादा होगी. और ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि अगर वो 0.05 पे भी नहीं है तो 0.01 पे भी नहीं होगी. ओके, सो ये इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि डेफिनेटली जो है वो नहीं होगी रिजेक्ट 0.01 लेवल पे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपको एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, किससे रिलेटेड बताइए. फीडबैक हमें किससे मिलता है, कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशन, 360 डिग्री रिव्यू. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. So student, if we talk about answer, the feedback is related to फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट. यहाँ से हमें फीडबैक मिलता है. ए का जो होगा वो फोर्थ होगा. ए का फोर्थ किस में है, दो ऑप्शन में, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए. तो ए का फोर्थ और बी का क्या दिया हुआ है, बी का फर्स्ट. दैट इज कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग जो होती है वो क्या करती है, सैंपल ऑफ वर्क फॉर असेसमेंट. ओके, एक तरह से सैंपल बनता है असेसमेंट के लिए. नेक्स्ट इज आप मतलब देख सकते हो कि कैसे बच्चे समझ सकते हैं इससे, ना आप असेसमेंट कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन इज द मल्टीपल इन्फॉर्मेंट. ओके, ऑब्जर्वेशन आप करते हो मल्टीपल इन्फॉर्मेंट्स का. और 360 डिग्री रिव्यू की बात करें तो रिलायबिलिटी ऑफ द रेटिंग फ्रॉम कलीग्स मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड एक्सेप्टेबल. ओके, तो जो करेक्ट आंसर होगा डी का क्या होगा, डी का होगा सेकंड. डी का सेकंड किस में है स्टूडेंट, इन दोनों में से डी का सेकंड इज इन द लास्ट ऑप्शन. तो दो जो फोर्थ ऑप्शन है मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. So student, this question is for your homework. T-score of a particular score in a data set is 50. If each score of data set is multiplied by 10, what will be the new T-score of that particular score? तो नया T-score क्या होगा, 500, 5, 50 या 0? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर. इट मीन्स कि आपने पूरी जो सीरीज है वो देखी है और आपने फॉलो करी है. सो ये आपको होमवर्क में बताना है. ओके, तो होमवर्क में आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना है. बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. और सीरीज कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे.